माँ दुआ कर रही है, वो दुआ पूरी हो तो मेरी सारी दुआ पूरी। मैं उसको सब शेयर कर रही हूँ, वो मुझसे हाइड कर रही है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो खुद तो सुकून में नहीं है, दूसरे भी सुकून में ना रहे। उसको गलत वे में ले जाते थे, अरे कपड़े ऐसे पहनी है तो इस्लाम की बातें क्यों कर रही है। और नेगेटिव करना ईजी नहीं होता है। और मुझे बचपन से नेगेटिव कैरेक्टर्स इतने पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव में आप अपनी वो एक्टिंग नहीं दिखा सकते हो जो आप अपनी नेगेटिव में दिखा सकते हो। एटीट्यूड गर्ल, और किसी से ढंग से बात नहीं करना, सारा टाइम घमंड में रहना और सबको नीचा दिखाना। मैं जब आई थी तो मुझे काफ़ी लोगों ने स्टॉप किया। मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, मैं रोने लग जाऊंगी या फिर मुझे ऐसा बुरा लगेगा कि मम्मी ने कितना कुछ गो थ्रू किया है, बस कि मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है और यही सब कुछ है। पर फिर उनको नया कोई दोस्त मिल गया तो फिर उनकी फ्रेंडशिप चेंज हो गई। बट उनको बहुत, वो एकदम पागल है जानवरों के पीछे। मतलब मैं कुछ नहीं हूँ उनके आगे। काफ़ी दिनों से हमें कमेंट्स आ रहे थे अरिश्वा का इंटरव्यू लो, अरिश्वा का इंटरव्यू लो, तो बस अरिश्वा तक हमने आपकी बात पहुंचाई। और अरिश्वा आज हमारे साथ है, जो आज हमें अपनी पूरी लाइफ की जर्नी आज हमें बताने वाली हैं, अपनी कहानी हमें सुनाने वाली है। सो थैंक यू सो मच अरिश्वा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और फाइनली हमें आप मिली हैं। सो क्या बताना चाहेंगी, क्या चल रहा है इन दिनों आपकी लाइफ में? पहले आप बताइए, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। मैं भी अच्छी हूँ। रिसेंटली तो मेरे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, और जो भी चल रहा है मैं कहूँगी अच्छा चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ करती हूँ कि आगे भी जो भी हो वो अच्छा ही हो। यस, सो आज हम लोग फाइनली इसलिए मिले हैं अरिश्वा कि आपकी लाइफ जितनी मतलब सोशल मीडिया पे आप दिखा रहे हो उतनी तो पता है, बट बचपन की कई चीज़ें होती है ना, वो नहीं जानते हैं। जो फैंस होते हैं ना, वो मतलब आपके बारे में सब कुछ जानने के लिए रहते हैं। सो ऐसे ही आपके कुछ फैंस हैं जो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, मतलब बचपन में कैसे आपका चाइल्डहुड कैसा था, मम्मी से मार पड़ी है या नहीं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें कि पढ़ने में कितने एक्सपर्ट थे आप। तो चलिए आपके बचपन से ही शुरू करते हैं, कैसा था आपका बचपन? मैं बचपन से ना बहुत चुलबुली हूँ। मैं एकदम छोटी उम्र से इतनी बातें करती आ रही हूँ, इतना सब। और मुझे बचपन से डांस करने का शौक बहुत था, जो कि अभी जाके मुझे पता चला है मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता। पर तब मेरा कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं भले ही कैसे भी टेढ़े बेढ़े स्टेप्स करती थी, बट मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों को मेरा डांस बहुत अच्छा लगता था, और मेरे एक्सप्रेशंस की वजह से मैं उसमें इतनी एनर्जी लगा देती थी। और मैं जहाँ भी शादी में जाती थी या बर्थडे पार्टीज़ में जाती थी तो सब लोग रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ डांस करो। और अभी तक पिछले कुछ 9-10 साल हो गए हैं, 9 या 8 साल बोलूँगी मैं, तब तक मुझे रिक्वेस्ट करते थे। अब तो मैंने बंद कर दिया है। तब तक मुझे रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ डांस करो, डांस करो। तो मैं डांस कहीं भी शुरू हो जाती थी, मुझे इतना पसंद था बचपन से डांस करना। और बस बहुत मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह ही थी, बहुत बातें करती थी, बहुत एक्साइटेड होती थी, हर एक छोटी छोटी चीज़ पे बहुत खुश हो जाती थी। और टीवी देखना, मूवीज़, सीरियल्स, ये सब देखना तो मुझे बचपन से बहुत पसंद था। और डोरेमोन तो मैं बहुत देखती थी। तो बस ऐसे ही था, बहुत चुलबुला रहा है मेरा बचपन। फैमिली बैकग्राउंड कैसा था आपका? मतलब क्योंकि एक होती है फैमिली कि बच्चों को बहुत मतलब उनकी डिमांड फुलफ़िल करने के लिए पेरेंट्स को सोचना पड़ता है, क्योंकि और भी उनके बच्चे होते हैं। कैसे हम कह सकते हैं कि एक बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है लाइफ में। तो आपका बचपना कैसे था? मैं बोलूँ तो मेरी मम्मा ने आज तक ना मुझे, कैसे बताऊँ, वो फीलिंग नहीं दी कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे उसके लिए ना ऐसे बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ेगा मेरी मम्मी से, और फिर वो मुझे बोलेंगे अच्छा ये करो तो ये मिलेगा। ऐसा कभी नहीं मेरी मम्मा ने मुझे बचपन से किया है। अगर नहीं है कुछ चीज़ तो वो मुंह पे बोलती है नहीं है, नहीं दे सकते, अभी नहीं हो सकता। बचपन से है तो वो कभी मना नहीं करती, चाहे मैं मस्ती करूँ बचपन से, चाहे मैं कुछ भी करूँ, वो चीज़ मुझे मिलेगी ही। मतलब मुझे कोई भी चीज़ के लिए ऐसा बहुत उनके सामने बेग नहीं करना पड़ा कि बहुत पेरेंट्स होते हैं ना, स्ट्रिक्ट होते हैं, बोलते हैं कि आप नंबर्स अच्छे लाओगे तो ये मिलेगा वो मिलेगा। ऐसा कुछ मेरी मम्मा ने आज तक नहीं किया। मेरी ख्वाहिशें बहुत उन्होंने पूरी की है बचपन से, और मुझे जो चाहिए वो लाके दिया है। भले ही तुरंत नहीं, थोड़ा देर बाद दिया है, थोड़े साल बाद या महीने बाद बट दिया है। आप फैमिली में सबसे ज़्यादा क्लोज किसके हो? मेरी मम्मा के, ऑफ कोर्स। मैं बचपन से मेरी मम्मी के बहुत क्लोज हूँ। पर मैं भले ही रहती नहीं थी बहुत साल, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती थी और मेरी मम्मा यहाँ पे काम करते थे। तो मैं उतना उनके साथ बचपन से रही नहीं हूँ, मैं मेरी नानी के पास रही हूँ।
पर हमेशा से मैं मेरी मम्मी के बहुत क्लोज़ रही हूँ। और जब वो मुंबई रहती थी तो हम लोग उनको कॉल पे बातें करते थे, और तब तो वीडियो कॉल से इतना ये सब नहीं होता था, बट कॉल होता था तो हम लोग बातें करते थे। और जब भी हम लोग हमारा घर है राइट उधर, तो ऐसे बहुत बड़ी बिल्डिंग थी हमारी खुद की, तो हम लोग छत पे जब जाते थे तो हम लोग छत से ना जो भी प्लेन जाता था ना, तो उसको देख के, मैं बहुत छोटी थी ना, अक्ल नहीं थी, उसको देख के बाय बाय करते, बाय मम्मा, हाय मम्मा। तो जब भी वो प्लेन जाता था, कोई भी दिखता था, तो यही सब हम लोग करते थे, मेरी बहन और मैं। तो और फिर कॉल पे ना उनको बोलते थे, मम्मी आना ना, चॉकलेट लेके आना, चिप्स लेके आना, हमारे लिए कपड़े लेके आना, ये लेके आना, वो लेके आना। तो वो जब भी आते थे ना घर, मुंबई से दिल्ली, मतलब उनके कुछ महीनों में चक्कर होते रहते थे, तो ऐसे बैग भर भर के वो हमारे लिए चॉकलेट्स लाते थे, टॉफ़ीज़ लाते थे, और फिर जो कि वहाँ नहीं मिलती है, तो वो ना बहुत तब बिग डील हुआ करती थी हमारे लिए, मेरी बहनों मेरे लिए। तो मम्मी आते थे तो इतनी सब चीज़ें लाते थे, हम लोग एकदम हैप्पी हो जाते थे। आके ना पहले वो तो थक जाते थे और थक के ऐसे बैठ जाते थे कि भाई पहले थोड़ा ना मुझे सब्र दो, मुझे ये आराम करने दो, मैं इतनी थक के आई हूँ। पर हम लोगों को ज़रा सा भी पेशेंस नहीं था कि बैग खोलना है, जल्दी देखना है क्या लेके आई, क्या लेके आई। कभी अगर वो नहीं भी लेके आई, जैसे कुछ इमरजेंसी में वो एकदम आई हैं कुछ काम वाम से, तो हम लोग दुखी हो जाते थे, अरे ये इस बार नहीं लेके आई, कुछ नहीं लेके आई। बट देन हम लोग खुश होते थे क्योंकि मम्मी आ गई। तो वो तब अलग ही एकदम मम्मी का प्यार था, क्योंकि कॉल्स के थ्रू मम्मा का प्यार मिलता था और सामने नहीं मिलता था। तो हम लोग ऐसे वेट करते थे उनका कि अरे मम्मी जल्दी आए। और सब लोग अपनी स्कूल में सब लोग की मम्मी आती है, पापा आते हैं, ये होता है वो होता है, हमारी मम्मी नहीं आती। तो थोड़ा ऐसे उस टाइम थोड़ा दुख होता था कि मम्मी क्यों नहीं आ रही है और मम्मी चाहिए, छोटे थे ना तब, तो ऐसे ही था। बट फिर खुश हो जाते थे जब वो आती थी, अच्छा लगता था। पढ़ने में कितने एक्सपर्ट थे आप? अरे पूछो ही मत। पढ़ने में मैं सच बताऊँ, मैं उतनी अच्छी नहीं थी। मैं थी थर्ड फोर्थ तक मैं अच्छी थी, मैं फर्स्ट भी आती थी। उसके बाद थोड़ा स्लो होता गया, क्योंकि मुझे खेल कूद इतना पसंद था। मेरा ज़्यादातर ध्यान मस्ती में, टीवी देखने में, ये सब में ही लगा रहता था। और मेरा फोकस था, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, मैं पढ़ती थी। तब अगर मैं अभी उस वक्त का देखूं तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, मुझे और पढ़ना चाहिए था, मैं उतने अच्छे से नहीं पढ़ती थी। बट उस वक्त वाली अरिशफा को लग रहा होगा हाँ वो तो बेस्ट पढ़ाई कर रही है और अपना बेस्ट दे रही है। बट हाँ मैं ओके थी। मैं पेंटिंग्स और क्राफ्ट्स में, ये सब में आप मत पूछो, ये सब में तो मैं फर्स्ट आती थी क्लास में और मुझे फुल मार्क्स आते थे और मैं सबसे बेस्ट थी। मतलब सारे स्टैंडर्ड में मैं बहुत अच्छी रही हूँ उसमें, क्योंकि मुझे अभी भी उसका बहुत शौक है और मैं करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, तो उसमें मैं बहुत बढ़िया थी। डांट सबसे ज़्यादा किससे पड़ी है? मम्मी ही बोलूँगी, मम्मी क्योंकि अभी अगर मैं देखूँ तो मैं अब अगर मैं साल गिनूँ तो दिल्ली से ज़्यादा अब मैं मुंबई में रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा डांट पड़ी है मम्मी से, तो मम्मी से ही डांट पड़ी। और अगर दिल्ली में बात करूँ तो मामा से डांट पड़ी है, क्योंकि हम मामा से बहुत डरते थे, तो उनसे डांट पड़ी है। कभी नाना से भी, यस मुझे याद है, नाना से भी, उनसे भी मुझे बचपन में बहुत डांट पड़ी, पर वो बहुत प्यारे थे। क्योंकि नाना लोग तो ऐसे होते हैं ना, डांट दिए बस खत्म, उसके बाद 10 मिनट के बाद अरे वो आके तो इतने स्वीट थे, आप पूछो मत। मैं तो अभी अमिताभ सर को देखती हूँ, मैं बोलती अरे मेरे नाना की झलक आती है उनमें, क्योंकि मेरे नाना वैसे ही दिखते थे। उनके भी वाइट पूरे ग्रे हेयर और वो सब थे एकदम। तो मुझे अभी मैं ऐसे कंपेयर करती हूँ, मुझे उनको देख के ऐसा लगता है अरे ये तो मेरे नाना जैसे है। बात करें अगर अरिशफा, जब कहते हैं ना माँ की जगह कोई ले नहीं सकता, तो जब मम्मी नहीं रहते थे वहाँ पे, चलो सब है, नाना है, नानी है, मामा है, पूरी फैमिली है, लेकिन माँ का नहीं रहना वो अलग ही हिट कर। वो तो अलग ही, वो कोई इंसान पूरा नहीं कर सकता। माँ की जगह कौन ही ले सकता, कोई नहीं ले सकता कभी भी। तो यस, माँ की वो जो कमी थी ना तब, वो तो सालों साल रही है। मतलब अभी भी हम सोचते तो हम लोग को ऐसा लगता है बाप रे हम इतने साल मम्मी के बिना रहे। ऐसा नहीं, मम्मी बिल्कुल नहीं थी, कितने साल अलग थे? अगर मैं देखूँ तो मुझे खुद को याद नहीं, पर अगर मैं देखूँ तो आई थिंक 7-8 साल मैं मेरी मम्मी से अलग रही हूँ।
और वो महीनों में आते रहते थे, जैसे 5-6 महीने में एक आध बार, तो वो कुछ एक आध हफ्ता रह के चले गए वैसा। लेकिन वो बहुत लंबा लगता होगा। ऑफ कोर्स वो बहुत लंबा, और वो जब आते थे तो वो लगता था अरे अभी तो आए हैं। वो ऐसा लगता था अरे अभी तो आए मेरी मम्मी, अभी तो परसों ही तो आए थे, ऐसा लगता था। अगर वो एक हफ्ता या 15 दिन भी रह के गए हैं तो ऐसा लगता था अरे कितनी जल्दी चले गए। अब फिर याद आती थी, फिर वो जब जाती थी तो हम लोग रोते थे कितना, मतलब बहुत, वो मत पूछो, बहुत इमोशनल स्टोरी है वो मोमेंट क्या था आरिशा जब आपको पता चला कि अब आपको मम्मी के साथ मुंबई शिफ्ट होना है? ऐसा कुछ मोमेंट था ही नहीं, मैं सच बताऊं। क्योंकि हमने कभी डिसाइड किया ही नहीं कि हमें मुंबई आना है। क्या होता था मैं बताती हूँ, मैं स्कूल जाती थी, स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी, तो मम्मी उस वक्त पे हमको लेके जाते थे मुंबई हर साल। जब भी, हर साल नहीं बोलूँगी, बीच बीच में वो लेके जाते थे और हम लोग यहाँ आते थे, घूमते थे, सब जगह जाते थे, हाजी अली जाते थे और अलग अलग सब घुमाते थे मम्मी। फिर हम चले जाते थे छुट्टियाँ जब पूरी हो जाती थी। तो उस वक्त भी मैं घूमने ही आई थी। जब मैं यहाँ 2012 में आई थी, तो मैं घूमने आई थी। तो फिर मम्मी ऑडिशंस देते थे, वो स्टंट्स करते थे, सब करते थे, तो वहाँ पे मैं उनके साथ गई थी क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट था कि मम्मी शूटिंग कैसे होती है, मम्मी ये ऑडिशन कैसे होता है, ये लोग कैसे एक्टिंग करते हैं, डायलॉग कैसे होता है, इतना पसंद था। तो वो मुझे लेके गए साथ में उनके। तो मैं वहाँ पे इतनी बड़बड़, बाप रे, मम्मी तो थक गई कि चुप बैठ जा भाई, तू चुपती क्यों नहीं है। मैं इतनी बात, समझो मैं गीत थी, जब भी मैट की गीत थी, मैं इतना बोलती थी, ये इतनी चुलबुली है और इतने एक्सप्रेशन दे रही है, डायलॉग बोल रही है, मतलब आपका स्क्रिप्ट पढ़ के वो बोल रही है, तो आप उसको ट्राई करो कि आप ऑडिशन पे लेके जाओ, क्या पता उसका हो जाए ऐसा कुछ। तो मेरी मम्मी सोची ये, मतलब इसको तो ऐसा कुछ इंटरेस्ट, मतलब वो सोची कि इसने तो ऐसा कभी बोला नहीं कि इसको इतना ये सब पसंद है या फिर इसको एक्टिंग करनी है, ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। मतलब ना कभी मुझसे किसी ने पूछा, ना मैंने खुद से कभी बोला कि मुझे एक्टिंग करनी है या मुझे ये सब करना पसंद है। मैं ऑडिशन पे गई, मैं फ्लाइट से आई थी तो मेरी बहुत नाक बंद थी तब, तो मैं ऑडिशन पे गई, मेरी तभी भी नाक बंद थी, तो मैंने ड्रॉप्स डाल के वो सब किया, खोला। उसके बाद मैंने ऑडिशन दिया, फिर बहुत सारे बच्चे थे उधर, फिर हम वापस आए ऑडिशन देके, वो मेरा पहला ऑडिशन था वो। हम वापस आए ऑडिशन देके, तो वहाँ से कॉल आया कि अरे आप कहाँ गए, तो हमने बोला हो गया ना ऑडिशन, हम जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं वापस आओ आप। तो फिर मम्मियों में वापस आए, तो उन्होंने बोला रुको अभी रुको, तो फिर उन्होंने थोड़ा अलग डायलॉग या कुछ तो था, मुझे याद नहीं अभी। उन्होंने बोला आप वापस दो ऑडिशन, तो वापस दिया हमने। तो फिर उन्होंने बोला एक काम करो कि आप कल वापस आना, मॉक शूट है। तो हम कल वापस आए, उसके बाद वापस उन्होंने ऑडिशन लिया, कपड़े और वो सब करके। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है अब 2 दिन या 3 दिन कुछ तो बाद आपका शूट स्टार्ट है, तो ये सब रहेगा। तो वो मेरा, मतलब मेरे लिए बहुत बिग डील है कि मैं पहली बार मैंने ऑडिशन दिया और पहली बार में ही मैं सेलेक्ट हो गई। और वहाँ काफ़ी बच्चे थे, और ऐसा नहीं उसी दिन, रोज़ आ रहे जा रहे थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि उतने बच्चों में मेरा सिलेक्शन, वो भी पहली बार। तो तब मैंने मेरा फर्स्ट शो किया था छल शर्मा, जो कि कलर्स पे आता था। तो जो आपका पहला पेमेंट आया रहा होगा, उसका क्या था? जब आया तो मम्मी ने आपको बताया एंड आपने क्या बोला मम्मी को? सच बोलूं, बचपन से पैसों को लेके मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, मुझे बस मेरी एक्टिंग पे ध्यान देना था। मैं कितना भी कमाऊं वो मेरी माँ के पास जाएगा अभी भी, और मैं बड़ी हो जाऊंगी और बड़ी हो जाऊंगी, मैं 40 साल की हो जाऊंगी, 50 साल की, मेरी माँ के पास जाएगा वो। और मुझे नहीं चाहिए, मैं सच बताऊं, मुझे मेरे काम से मतलब है, मुझे जो अच्छा लगता है मुझे वो करना है, मुझे जो चीज़ चाहिए वो मेरी माँ दे रही है, उससे ज़्यादा मुझे क्या ही चाहिए। तो पैसों को लेके नहीं, पर यस मैं बता सकती हूँ मुझे 4000 मिला था पर डे, और वो शो काफ़ी लंबा चला था, मतलब थोड़े महीने चले थे। बट वो पैसों का उन्होंने क्या किया मुझे कुछ नहीं आइडिया क्योंकि अभी आप पूछे तो साल बाद मुझे कैसे पता होगा, मुझे नहीं पता, बट किया ही होगा, कुछ अच्छा ही किया होगा। तो मम्मी ने कुछ पूछा था आपसे कि मतलब आपका आया है, पहला पेमेंट आया आपका, आपको कुछ चाहिए, लाना है आपके लिए? नहीं, मुझे, मैं सच बताऊं, हमारे बीच ऐसे कुछ बातें होती नहीं है, अभी भी नहीं होती, ना पहले होती थी पेमेंट के रिलेटेड या कुछ भी। हाँ, बट अभी थोड़ा मैं
ध्यान देने लगी हूँ, जैसे मेरी एज बड़ी हुई तो पहले मेरा फोकस सिर्फ इस पे रहता था, अब इस पे भी रहता है कि क्या चल रहा है, क्या पेमेंट्स और क्या नहीं। मुझे चाहिए नहीं, बस मुझे जानना होता है और फिर चीज़ें समझनी होती है ताकि मैं भी इवॉल्व कर पाऊँ और चीज़ें समझ पाऊँ। पर पहले आया था तो उन्होंने घर का ही खर्चा किया होगा या रेंट वेंट दिया होगा उसका, या कुछ तो उसमें ही मिलाया होगा, मुझे नहीं आइडिया है। पर हाँ, मुझे तब मैंने जब सेकंड शो किया था, फर्स्ट शो से ही मुझे आईपैड या टैबलेट कुछ तो चाहिए था, क्योंकि मैं बाकी बच्चों का देखती थी, सब गेम्स खेलते हैं सेट पे, सब करते हैं, तो मुझे भी चाहिए था। तो मैंने मम्मी को बोला मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो फिर तब तो इतने पैसे नहीं होते थे, मैं सच बताऊँ तो। मेरी मम्मी ने शो कर करके, हम लोग ने कर करके, फिर जो भी उन्होंने साइड में रखे होंगे या फिर लोन पे उन्होंने मुझे एक टैबलेट दिलाया था। वो मेरा फर्स्ट टैबलेट था, जिसके लिए मैं इतना खुश थी, आप पूछो मत। मैं उसको ले लेके ना सारा जगह घूमती रहती थी, ये मुझे टैबलेट मिला है। और वो इतना प्रॉपर आईपैड की तरह बड़ा नहीं था, वो छोटा वाला था सैमसंग का। फिर मैंने सेकंड शो किया, तब वो मेरा एन में टाइप बीच में वो मुझे आईपैड वो टैबलेट मिला था। लास्ट डे था जब वीरा के टाइम मुझे मिला था। लास्ट डे था जब मेरा वीरा का, तो मैं ना बचपन से बहुत इमोशनल हूँ। मैं एक इंसान से कनेक्ट हो जाऊँ या मैं किसी के साथ भी, भले मेरे दोस्त हो या काम वाले लोग हो, सेटिंग दादा हो या स्पॉट दादा हो, कोई भी हो सेट पर, मैं इतनी इमोशनल हूँ ना बचपन से, और मैं अभी भी ऐसे ही हूँ। मैं इतनी जल्दी अटैच हो जाती हूँ लोगों से, चीज़ों से, जगह से। मैं फूट के रो रही थी सेट पे मुझे नहीं जाना, प्लीज मुझे नहीं जाना, शो नहीं खत्म होगा, ये वो। और मैं वीरा को गले लगा के रो रही हूँ। वो वीडियो तो कितनी वायरल गई थी, लोगों तक पहुंची थी। तो मैं इतना रो रही हूँ सबको गले लगा के, और जैसे पता नहीं जिंदगी खत्म हो गई, क्या हो गया, मैं इतना रो रही हूँ। तो मेरे हाथ से वो टैप छूट गया रोते रोते, तो वो टूट गया। फिर और डबल रोना अलग सदमा लग गया। अरे शो तो खत्म हुआ, मेरा टैप भी टूट गया। तो वो अभी जब सोचती हूँ तो बहुत हंसी आती है, बट तब वो बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि मेरे लिए लोग बहुत मायने रखते हैं। भले मैंने उनके साथ शूट किया 1 आध साल, बट मेरे लिए वो मेमोरीज बहुत इम्पोर्टेंट थी कि अरे अब मैं जा रही हूँ, इन लोगों से वापस नहीं मिलूंगी, इस सेट पे वापस नहीं आना होगा। वो मेरे जो फेवरेट दादा थे उनको नहीं मिल पाऊंगी, वो मेरे जो स्पॉट दादा थे फेवरेट, उनसे नहीं। मतलब मैं सबको वहाँ, मेरे जितने भी सेटिंग दादा और सब सारे सेट पे मेरा सेम हाल था। गिने चुने लोग हैं मेरे जो फेवरेट बन गए हैं। अब मुझे कुछ भी काम चाहिए, दादा दादा ऐसे मैं लगी रहती थी। तो मेरे लिए लोग बहुत मायने रखते हैं बचपन से, और मैं बहुत ऐसे क्लोज हो जाती हूँ बहुत जल्दी, बहुत इमोशनल हूँ मतलब मैं। हाँ, तो तब मेरा ये हुआ था, तो बहुत फनी है अभी सोचती हूँ तो। यस, ऑल्सो हम आज भी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं ना, जहाँ अगर लड़कियाँ ज़्यादा आगे बढ़ने लगती है ना, तो लोग पीछे बैक बिचिंग करने ही लगते हैं। बट मम्मी ने आपके लिए, मम्मी खुद इतनी वर्किंग वुमन थी, मम्मी ने आपको भी इतना आगे बढ़ाया। सो मम्मी के बारे में जब नाना नानी से आपने सुना होगा कि मतलब तुम्हारी मम्मी ने ऐसे किया, तो क्या डिस्कशन होते थे एंड उन चीज़ों से क्या सीखा आपने? नाना नानी ने ऐसा कभी कुछ बुरा नहीं बोला है, ऐसे मतलब कुछ अच्छा कि मतलब अच्छा। आपकी मम्मी ने इतना मतलब आपके लिए वहाँ पे काम किया, फिर आपको आगे बढ़ाया, ऐसी मतलब तारीफ में मम्मी के लिए? तारीफ तो सभी करते हैं, फैमिली वाले, जो भी आगे बढ़ता है, अच्छा काम करता है, सब अच्छा ही बोलते हैं। पर कैसे मुझे खुशी होती थी कि मेरी मम्मी वहाँ पे काम कर रहे हैं, और फिर वो बताते थे कि मैं इस शो में आई, उस शो में आई, मैंने स्टंट्स किए, पर आपको दिखेंगे नहीं क्योंकि वो एक्टर कर रहा है, मैं उसकी बैकग्राउंड में पीछे कर रही हूँ, तो आपको वो चीज़ दिखेगी नहीं। पर वो मुझे बताते थे कि मैं बिल्डिंग से कूद रही हूँ, मैं बाइक चला रही हूँ, और मैं उनका एक उन्होंने सीन बताया था कि एक पेड़ था बहुत बड़ा, उस पे उनको चढ़ना था। तो पहले एक दूसरी इनको पानी से बहुत डर लगता है मेरी मम्मी को, तो वो वाला स्टंट वो कर रहे थे। पहले एक लड़की चढ़ी थी, वो चढ़ी, फिर उसके बाद उन लोगों को वो रस्सी से नीचे ऐसे आई थिंक जंप मारना था, मुझे अच्छे से नहीं पता, जंप मारना था कुछ तो था। तो वो एकदम उसका बैलेंस ये हुआ तो उसके सर पे लगी थी। तो मम्मी ने हमेशा मुझे एक चीज़ सिखाई है कि कुछ भी करो तुम, फर्स्ट नहीं जाना है फर्स्ट नहीं जाना है।
एंड में जाओ, आखिरी में जाओ या बीच में जाओ, ताकि आप सामने वाले से सीख सको थोड़ा बहुत। तुम पहले जाओगे होशियार बन के, कॉन्फिडेंस हो गए, तुमको खुद कुछ आता नहीं है, तुमको कुछ हो जाएगा, तो पहले बुरे वे में नहीं बोला कि सामने वाले को चोट लग जाए कुछ, बस जस्ट बोला कि ऐसा कोई मौका कभी मिले आपको जिसकी नॉलेज आपको ना हो, बिल्कुल ना हो, तो आप शुरू में ना जाओ, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि चोट लग सकती है, कुछ हो सकता है। तो वो फिर सेकंड गए थे, तो फिर उनको थोड़ा सा समझ में आ गया था कि हाँ बैलेंस करना है, वो फिर उन्होंने अच्छे से किया था। तो वो मतलब अपनी स्टोरी ऐसे बताते रहते कि इतने लंबे लंबे पेड़ से कूदते थे, फिर पानी में सर ने उनको डुबा दिया था, और फिर उनका सर पकड़ के ऐसे रहने दिया पानी में, वो ऐसे तड़प रहे थे ऐसे पानी में, उनको तकलीफ हो रही थी क्योंकि उनको पानी से बहुत डर लगता है, और अब तो उनको ऊंचाई से भी बहुत डर लगता है। पहले तो उनको डर ही नहीं लगता था किसी चीज़ से, अब उनको प्लेन में इतना डर लगता है, बाप रे। हम प्लेन में जाते हैं तो वो बोलती रहती है अल्लाह अल्लाह, दुआ मांगती रहती है। मैं बोलती मम्मी कुछ नहीं होगा, शांति से बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि टर्बुलेंस होता है, उनको बहुत डर लगता है। क्योंकि जब से एक फ्लाइट, एक इवेंट हमने किया था, उसमें बहुत सीन हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने कोई बहुत चीप फ्लाइट का टिकट करा दिया था, और हमें खुद नहीं पता था वो फ्लाइट कौन सी है, वो बहुत टर्बुलेंस हुआ। तब से मेरी मम्मी के अंदर वो डर बैठ गया है, क्योंकि वो इतना ऐसे ऐसे हो रहा था पूरा, और इतना ज़्यादा हिल रहा था, तो उनको इतना डर लगने लगा तब से फ्लाइट से, तो वो तब से घबराने लगे। फिर सिंगापुर हम जा रहे थे, तभी भी उनको हुआ था। तो भले मुझे इधर डर लग रहा है, क्योंकि मुझे भी लगता है, पर मैं उनको दिखाती हूँ मम्मी मुझे कुछ नहीं हो रहा, आप प्लीज़ शांति बैठो, कुछ नहीं होगा, आप सो जाओ, आप एक काम करो। तो वो सुनते ही नहीं, वो सारा टाइम ना जागे है और दुआ मांगे जा रहे हैं, कुछ ना हो, मैं अच्छे से पहुँच जाऊँ, ये वो। तब तो एकदम वो मस्त फुल ऑन एकदम, मतलब हीरो टाइप ऐसे करते रहते थे, पर अब वो एकदम शांत एंड काम हो गए इस चीज़ों में, अब बहुत डरते हैं वो चीज़ों से। यस, ऑल्सो अरिशा आपकी एक क्वालिटी देखी हमने आपकी, कि आप इस्लाम फॉलो करने के साथ साथ ना मतलब वीडियो कैसे बनाना है, हर चीज़ें आप बैलेंस करके रखती हैं। सो ये मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि कहीं भी आपको पता है सोशल मीडिया पे लोग देखते रहते हैं, तो वी नेवर नो कि कब कहाँ से कौन कैसे मतलब चीज़ें उठा ले, तो उन चीज़ों को कैसे आप बैलेंस करती हैं? अगर मैं पुराना बताऊं तो सच बोलूं मुझे उतनी समझ नहीं थी, मुझे इस्लाम भी प्रैक्टिस करना है, और फिर मुझे काम भी साथ साथ करना है, फिर पढ़ाई भी करनी है, बहुत चीज़ें एक साथ चल रही थी। तो मुझसे जितना पहले होता था मैं करती थी, बट अब मैं थोड़ा ज़्यादा करती हूँ पहले के हिसाब से। पहले मैं कुछ चीज़ें ऐसी कर देती थी, और इंटरव्यू में भी ऐसी बातें कर देती थी, जिसकी वजह से लोग उसको गलत वे में ले जाते थे, अरे कपड़े ऐसे पहनी है तो इस्लाम की बातें क्यों कर रही है, ऐसे सब। बट अब स्लोली स्लोली मुझे चीज़ें समझ में आई है, जब मैंने पढ़ा और सब किया। तो यस, मतलब हल्का डिफ़िकल्ट तो बोलूँगी, अगर कोई चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं है तो फिर मतलब नहीं है वो करके। मैं ट्राई करती हूँ कि मेरा इस्लाम भी जो है उसको भी अच्छे से फॉलो करूँ, और मेरा जो काम है उसको भी दूँ, बैलेंस करूँ। ऐसा नहीं कि मैं इसमें मेरा 100% दूँ तो इसमें मैं कुछ भी नहीं दूँ, फिर इसमें 100% दूँ तो इसमें कुछ भी दूँ। मैं ट्राई करती हूँ मैं बैलेंस करूँ, साथ साथ मुझसे जितना होता है मैं घर में भी टाइम स्पेंड करती हूँ, मेरे पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ मेरे आसपास के लोगों को मैं मेरा वक्त दूँ, मैं इस्लाम में मेरे जो नमाज है उसमें मैं पूरा करूँ, और मेरे काम में भी मैं अपना बेस्ट दूँ, तो करती हूँ मैं। आपका पूरा रूटीन क्या होता है जनरली, जब आप उठती हैं क्या करती हैं आप? अगर आप मेरे घर का पूछो, अगर मुझे कुछ काम नहीं है तो मेरा बहुत सिंपल रूटीन है। अगर मुझे कोई शूट नहीं करना है, मैं उठती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ, मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद सुबह सुबह ना मैं ऐसे मेरे पेट्स को ना बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि वो सुबह आते हैं तो उनको भी बहुत प्यार आता है मुझ पर, कि अभी उठी है तो अभी इतनी रात भर देखा नहीं है इसको तो अब देखना है, तो वो तब बहुत आते हैं प्यार करने। उसके बाद से मैं शावर लिया, रेडी हुए, अगर कहीं जाना है या शूट करना है, नहीं करना तो बैठ के मस्त आईपैड देखा, और अगर नमाज पढ़ना है तो नमाज पढ़ा, और फिर वही टीवी देखा। यही सब बहुत सिंपल है, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर लिया, नेल्स लगा लिए, तो यही सब मेरा चलता रहता है। मतलब बहुत सिंपल रूटीन है मेरा, बहुत कुछ नहीं करती हूँ मैं घर में। मुझे बैठना, लेटना मेरे बेड पे, और मस्त खाना और आईपैड देखना बहुत पसंद है। अगर मैं आपके शूटिंग के दिनों की बात करूं तो कोई ऐसा वहाँ का दौर याद है आपको, मतलब कुछ सेट पे हुआ होगा एकदम तूफानी, जो आपको आज भी याद आती है आपको सेट की? मैंने ना लास्ट शो किया था मेरा पापा बाय चांस,
तो उसमें ना हम दिल्ली गए थे प्रमोशंस और वो सब करने। तो वो मेरा पहली बार था कि मैं किसी शो, क्योंकि मैंने जितने भी शो किए उस पे मैंने एज अ लीड कैरेक्टर किया, लीड नहीं किया, मतलब कैसे बताऊँ, मेन लीड नहीं किया, पर वो कैरेक्टर किया जो एकदम लीड में सपोर्टिंग कैरेक्टर किया। नॉट सपोर्टिंग नहीं बोलूंगी, जो लीड ही है बट जस्ट पोस्टर में फोटो नहीं है, समझो। वो मेरा पहला शो था जिसमें मेरा पोस्टर में भी फोटो था और मेरा पहला लीड था, वो प्रॉपर लीड। तो उसमें हम प्रमोशंस में भी गए और आज तक मैंने जितने शोज किए हमने प्रमोशंस पे मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि हमें हर शो में मैं बीच में आई हूँ, शुरू से नहीं हूँ मैं। तो वो शो में मैं प्रमोशंस में गई थी और दिल्ली में प्रॉपर रियल में हम चाट खा रहे हैं, फिर वहाँ पे बातें कर रहे हैं, फिर जो मेरे पापा बने थे पापा बाय चांस में, उन्होंने वो चाट बना रहे और फिर मतलब वो जो मस्ती थी ना, और फिर वो जो पूरा माहौल था, और फिर वो जो दिन थे, वो दिन मैं बहुत मिस करती हूँ। वो दिन मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है, अभी भी अगर मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत ऐसे खुश हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि वाओ कितना अच्छा था वो चीज़, मतलब मैंने पहली बार किया और वैसा मुझे वापस चाहिए, मतलब वैसा मुझे वापस करना है कि मैं ऐसे प्रमोशंस में जा रही हूँ और फिर वहाँ पे फैंस मिल रहे हैं, फिर वहाँ पे इतने सारे कैमराज हैं और रियल लोगों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं और चाट बना रहे हैं, फिर उनको खिला रहे हैं। मतलब बहुत चीज़ें हुई थी, ऐसा नहीं एक ही दिन प्रमोशन, बहुत दिन थे और फिर बहुत जगह भी गए थे हम, कपड़े के शॉप पे गए थे, फिर वहाँ पे हमने कपड़े सिलेक्ट किए थे, मतलब बहुत फन था वो, बहुत मतलब मैं सोचती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। सो ये आपका पापा बाय चांस में पहली बार आप पोस्टर पे जब आए थे, बट इसके पहले जो शोज में किए थे वहाँ नहीं था आपका पोस्टर, तो कभी ऐसे दुख होता था कि नहीं मुझे दुख नहीं हुआ, मैं सच बोलूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं बाद में आई हूँ और मैं लीड नहीं हूँ और मुझे पता है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो नहीं होगा तो भी काम नहीं होगा। मतलब मेरे लिए ऐसा था कि मैं ऐसा कोई कैरेक्टर, भले मैं मेन लीड नहीं कर रही हूँ, पर मैं कोई ऐसा कैरेक्टर करूँ जो लोगों को दिख के आए। जैसे मैंने मेरी दुर्गा किया था, उसमें मेरा नेगेटिव लीड था और नेगेटिव करना ईजी नहीं होता है, और मुझे बचपन से नेगेटिव कैरेक्टर्स इतने पसंद है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव में आप अपनी वो एक्टिंग नहीं दिखा सकते हो जो आप अपनी नेगेटिव में दिखा सकते हो। तो नेगेटिव कैरेक्टर में मेरा जो पूरा रोल था वो एकदम एटीट्यूड गर्ल, और किसी से ढंग से बात नहीं करना, सारा टाइम घमंड में रहना और सबको नीचा दिखाना। मतलब रियल लाइफ में मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, बट मुझे कैरेक्टर्स ये सब बहुत पसंद है क्योंकि मेरी अदाएँ दिखती है उनमें और जो मेरे बात करने का तरीका है वो सब दिखता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना बेस्ट जो देती हूँ ना, मैं उसमें दे सकती हूँ और लोगों को वो दिख के आएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो हर कोई करता है और पॉजिटिव करना मुझे लगता है थोड़ा इजी होता है नेगेटिव से। तो वो कैरेक्टर मुझे मतलब बहुत पसंद है और मेरे हार्ट के बहुत क्लोज है। मम्मी को मेरा नेगेटिव कैरेक्टर बहुत पसंद है। हाँ, वो अभी भी अगर कोई पुरानी क्लिप होगी कोई शो की या कुछ, तो वो देखते बोलते देखो अरिश्मा की अदाएं देखो, इसकी आंखें देखो कैसे चलती है, आंख मारती है, ये करती है, वो करती है। तो अभी भी वो मेरी शायरियाँ लेके बैठ जाते हैं एटीट्यूड वाली, और फिर वो यूट्यूब पे देखते हैं सर्च करके, उनको इतना पसंद है, वो बोर होते हैं मेरी वीडियोस देखते हैं वो टीवी पे यूट्यूब पे जाके। तो उनको मेरा नेगेटिव कैरेक्टर और वो जो एटीट्यूड वाली शायरियाँ जो मैं बनाती थी वो उनको बहुत पसंद है। सो अब आप देख सकती हैं अरिश्मा, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गया है इंडस्ट्री में, आप देख ही रही हैं। तो अब जो है फॉलोअर्स देख के इंस्टाग्राम पे कास्टिंग हो रही है, सो इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? अब चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लोग इवॉल्व होंगे, चीज़ें अलग हो रही है, हमेशा थोड़ी ना एक ही चीज़ दुनिया पसंद करेंगी। तो अभी तक मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि मैं इतने टाइम से काम नहीं कर रही हूँ। और आपके तो फॉलोअर्स ही इतने आपके साथ तो वो होगा भी नहीं। मुझे उस चीज़ में पता नहीं अभी क्या चल रहा है, बट होगा, जो भी चल रहा होगा अच्छा ही होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। यस, ऑल्सो आपने आपकी जो एक्टिंग लाइफ है वो छोड़कर इन्फ्लुएंसर के रास्ते आपने जो गई आपने, मतलब वो आपके लिए कितना बड़ा डिसीजन था कि मतलब मुझे फुल टाइम इन्फ्लुएंसर ही रहना है? कोई ऐसा डिसीजन नहीं था सच बोलूँ तो, क्योंकि मैं जब शो करी थी पापा बाय चांस, फिर उसके पहले भी जितने भी शोज करी थी, सोशल पे मैं थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं मेरा 100% दे रही थी, बट मैं थी।
मुझे चलाना नहीं आता था, मुझे बस दिखता था कि लोग फ़ोटो डाल रहे हैं तो मैं भी फ़ोटो डाल देती थी, स्टोरी डाल देती थी। यही सब बूमरैंग्स तब तो बहुत चलता था, तो यही सब मैं पोस्ट कर देती थी। बट हमने कभी ऐसा मिल के डिसाइड नहीं किया कि चलो शो छोड़ना है और फिर अभी इसमें आ जाना है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे यूट्यूब पे बहुत क्रेज़ था जब मैं पापा बाय चांस करी थी, और मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉग्स भी डाले थे जो मैंने डिलीट कर दिए मेरी नादानी की वजह से। तो अभी आपको वो व्लॉग्स या वीडियोस दिखेंगी नहीं, क्योंकि वो चैनल आई थिंक यही था या दूसरा था, मुझे याद नहीं है। बट मुझे याद है कि मैंने वीडियोस डिलीट कर दी थी। मुझे ऐसा क्योंकि कुछ साल बाद मुझे ऐसा लग रहा था नहीं है, अच्छी नहीं है, चलो डिलीट मार दो, तो वैसा हुआ था। बट मैं यूट्यूब पे बहुत मेरा क्रेज़ था उस पर, और एक्टिव थी, मैं डालती रहती थी कुछ ना कुछ। इंस्टा पे नहीं था, मुझे ना नॉलेज थी ना कुछ। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ी, सोशल मीडिया आगे चलता गया, तो वैसे ही वैसे वीडियोस बनाते रहे। उसके बाद लाइक ही आया, म्यूजिकली तो था ही, लाइक ही आया, तो उस पर मैं गई थी, उस पर मैं वीडियोस बना रही थी। तब तक फिर म्यूजिकली से ना वो टिकटॉक बन गया था कुछ साल में। तो मैं टिकटॉक पे शुरू में नहीं आई, मैं बहुत साल बाद आई, और मैंने टिकटॉक, मम्मी कितना, 1 साल ना क्योंकि मुझे कंफ्यूज हो रहा था, मैंने पिछले इंटरव्यू में 2 साल बोल दिया था कि मैं 1 ही साल मैं टिकटॉक पे रही हूँ, 2 साल नहीं रही हूँ। मैं जब आई थी तो मुझे काफ़ी लोगों ने स्टॉप किया, मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे काफ़ी लोगों ने, मेरी मम्मी को स्पेशली, रोका, मत आओ, मतलब कुछ बेटर, कुछ अच्छा नहीं है इधर आके तैयार हो रहा है हमारे लिए। मतलब मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये आगे निकल जाए हमसे या कुछ, तो उन्होंने बहुत स्टॉप किया मेरी मम्मी को। तो मैं उस चक्कर में 1 साल आई नहीं, क्योंकि सामने वालों ने बोला ना आप यहाँ अच्छा कर रहे हो, आपके 4 मिलियन है, अब यहीं रहो, आप क्यों आपको नए से 0 से स्टार्ट करना है। उस चक्कर में मैं 1 साल टिकटॉक पे आई नहीं, और मैं वेट ही करती रही। और मुझे तब सच बताऊं मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि सब वो कर रहे हैं, मैं इधर कर रही हूँ, तो मुझे टिकटॉक तब ऐसे था कि अरे अलग अलग ट्रेंड्स आ रहे हैं यार, मुझे भी करना है। फिर जिद कर करके 1 साल बाद मैंने बोल दिया मम्मी मुझे नहीं, मुझे टिकटॉक ही करना है, मुझे आना ही है। तो 1 साल के बाद। बट आपको किसने बोला ऐसा कि टिकटॉक करना ही आपको, क्योंकि आप वहाँ ऑलरेडी अच्छा कर ही रही थी? मैं अच्छा कर रही थी, पर मुझे किसी ने बोला नहीं, मुझे दिख रहा था, मुझे लोग दिख रहे थे, उनकी वीडियोस दिख रही थी कि अरे सबकी वीडियोस चल रही है, लोग फेमस हो रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं टिकटॉक पे। तो मुझे भी, मतलब मेरा ऐसा है कि मैं एक बार देख लेती हूँ ना, मैं समझ जाती हूँ अरे ये चीज़ आगे बढ़ सकती है, ये हो सकता है, मैं समझ जाती हूँ। तो मुझे उस पर जाना था, क्योंकि तब सोशल मीडिया का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था, नया नया आया था, नया नया टिकटॉक था, सब था, तो मुझे उस पर जाना ही था। तो जिद कर करके मैंने बोल दिया। ये भी बताना चाहूँगी, जब मैं 1 साल नहीं आई थी, मैंने अकाउंट खोल लिया था, जिद में अकाउंट खोल लिया था, मैं चलाती नहीं थी। मैंने अकाउंट सिर्फ मेरे नाम से खोला, और ना वो वेरीफाइड था ना कुछ, उसमें 2-3 वीडियो ऐसे ही डाल दिया था जो सेम मैंने लाइकी पे डाला था, मैंने उस पर डाल दिया था, और किसी को पता नहीं था ये मेरा आईडी है। उस पर 8 लाख हो गए मेरे फॉलोअर्स, और मैं बोलती मम्मी देखो मेरा जलवा मैंने कुछ डाला ही नहीं, 8 लाख हो गए। मतलब मैं उनको जिद करती थी अरे प्लीज़ आने दो। तो उसके बाद मैंने उनको फोर्स कर करके 1 साल बाद आने दिया। खला नहीं था सच बताऊं तो सोशल मीडिया, कौन सा 28 मिलियन से भी ज़्यादा आपके फॉलोअर्स थे। मतलब आज अगर इंस्टाग्राम पे किसी के 28 हो जाते ना, तो वो इंसान के पैर ज़मीन पे नहीं होते। तो आपका वो होकर भी, जब ऐसे कहते ना था सजी सजाई थाली सामने रखी और कोई और उठा ले जाए, तो ऐसा हो गया, तो मतलब बंदी हो गई। नहीं, मतलब बुरा लगता था, क्योंकि स्टार्ट में मुझे बुरा लगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती थी तब। मैं धूपों में वीडियोस बनाती थी, फिर मैं अलग अलग कंटेंट सोचती थी, जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो तो बनाती थी, अलग से शायरियाँ भी बनाती थी, फिर वो अलग अलग जो लुक्स बनाती थी, मैं उसमें बहुत मेहनत जाती थी, 2-3 घंटे जाते थे मेकअप करने में वैसा, फिर वो पीछे बैकग्राउंड पूरा बनाने में, क्योंकि तब तो उतनी समझ नहीं थी कि स्टूडियो में जाके करे ऐसा कुछ, तो घर पे ही कुछ ना कुछ पर्दे लगा के या कुछ डेकोरेट करके वैसा सब बनाने ट्राई करती थी, तो उसमें बहुत घंटे जाते थे। तो स्टार्ट में मुझे ऐसा लगा था हाँ मेरी मेहनत वेस्ट गई, मैंने बहुत मेहनत किया और मेरे आते ही क्यों बंद हो गया ये
थोड़ा साल और चल जाता तो मुझे थोड़ा ऐसा होता कि अरे चलो मैं अभी अभी तो आई हूँ, मैंने थोड़ा साल कर तो लिया। लोग 5-5 साल से थे उस पर, बहुत सालों से थे, मैं तो तुरंत आई और तुरंत बंद हो गया। तो सैड था क्योंकि डिपेंड हम उस ऐप पर हो गए थे। फ़ोन खुलते ही टिकटॉक चलता था सबसे पहले, इंस्टा भी नहीं, बाद में आता था इंस्टा। तो इंस्टा पे उतना फोकस भी नहीं था उस टाइम, टिकटॉक पे ही सबसे ज़्यादा फोकस देते थे। तो बुरा लगता था क्योंकि मैंने इतने कम टाइम में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स कमाए, इतने लोगों का प्यार मुझे मिला, तो थोड़ा होता था। बट फिर जब हुआ तो उसके बाद स्लो स्लो फिर समझ आने लगा। तो फिर वो खुद को ही पता है अब नहीं आने वाला, तो अब अपना ध्यान, दुखी रह के फ़ायदा नहीं है, अपना ध्यान कहीं और लगा। तो फिर इंस्टा वापस सो जब आप इतने मतलब कह सकते हैं ना एक रॉकेट की तरह आपका जो ग्राफ था वो बढ़ा था टिकटॉक पे, तो जब उस वक्त अचानक से आया, जो लोग मना करते थे मम्मी को कि हाँ मत भेजो मत भेजो, उनका क्या रिएक्शन था? क्या, ऐसा कुछ था नहीं, पर मैं मतलब ऑफ कोर्स कोई किसी से आगे निकलेगा तो उसे ऐसा लगेगा ना, हम इतने साल से और ये अभी आई हमसे आगे निकल गई, किसी को भी थोड़ा तो बुरा लगेगा या फिर ऐसे लगेगा। पर इट्स ओके, वो काम है, क्या ही बोले उस बात। आपके लिए मतलब जब टिकटॉक था उस वक्त की बात कर रही हूँ मैं, उस वक्त आपको आपका कॉम्पिटिटर कौन लगता था? ऐसा कोई सच नहीं, मैं अभी भी बोलती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी को भी ऐसे मैं बस सोचती हूँ कि जो लाइफ में लोग कर रहे हैं वो अच्छा करे, अपनी अपनी जगह, सब अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं और सबके स्ट्रगल है अलग, सबकी अलग लाइफ है, सब अलग है, सब अच्छा कर रहे हैं। मैं बस यही सोचती हूँ, मैं बस सोचती हूँ कि मैं भी अच्छा करूँ, सब अच्छा कर रहे हैं मैं भी अच्छा करूँ, मैं अपना बेस्ट दूँ, वो भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। अब जो आगे निकल गया, जो अच्छा कर रहा है वो उसकी किस्मत। और कंटेंट किसका पसंद आता था आपको? मुझे मतलब एक होता है ना अपना प्रोफाइल देखने के साथ साथ हम कोई अपने फ्रेंड्स का भी देख लेते हैं, या हमारा कोई जानने वाला हो, इंडस्ट्री का कोई नहीं, हो। तब ना वो एक मैजिक करते थे, मैं उनकी वीडियोस बहुत देखती थी। ये सब वीडियो में इतना नहीं देखती थी, पर बाहर के लोगों के कंटेंट मुझे बहुत आता था। तो जो मैजिक कर रहे हैं, फिर ऐसे उठा के यार रख रहे हैं, फिर वो सब वो कप पी रहे हैं और फिर वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, वो सब एक मुझे जाके आई थिंक उनका नाम, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, बट वो बहुत बड़े हैं वो अभी भी। हाँ, वो बहुत नहीं, वो ट्रांजिशन करते हैं एडिट में, उनका बहुत ये, मुझे उनका नाम सच में याद नहीं आ रहा, वरना मैं बताती। तो उनका मैं बहुत देखती थी, मुझे बहुत पसंद आता था। सो अगर अरिश्वा, अगर अब आपको डेली सोप के लिए अगर अप्रोच किया जाता है तो क्या अरिश्वा कर पाएंगी? मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी मम्मी और मेरी ऐसी कुछ अभी तक बात नहीं हुई है, पर ऐसा होता है तो तब का तब देखेंगे, क्योंकि अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है इतने साल गैप लेने के बाद, क्योंकि वहाँ बहुत घंटे काम होते हैं, बहुत मेहनत होती है। तो अभी वो आदत छूट गई है, सुबह 7 से 7, 8 से 8, 2 से 2, वो आदत ही हट गई है। तो अभी अगर ऐसा कुछ होगा तो लेट्स सी, बात करेंगे, फिर देखते हैं, अभी तो नहीं पता। इन बीच में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए होंगे आपके पास? काफ़ी कुछ आया, बट अभी आगे जो आएगा मैं आप सबको सबसे पहले बताऊंगी। यस, तो जो सेट पे काम करना होता है, घर में काम करना होता है, उसमें आप क्या फ़र्क देखते हो? मैं ये फ़र्क देखती हूँ कि सेट पे जो काम होता है वो उनके हिसाब से होता है, स्क्रिप्ट हो गया, लाइटिंग हो गई, वो सब उसमें एक्सपर्ट है वो लोग। और 12 घंटे काम करने हैं, 13 घंटे भी हो जाते हैं, 14 घंटे भी हो जाते हैं, ज़्यादा होता है तो। बाकी हम उसमें अपना दिमाग नहीं लगा सकते, हम बस अपनी एक्टिंग पे ध्यान दे सकते हैं और अपना बेस्ट उस चीज़ में दे सकते हैं, बाकी सब उनको करना है और हमें बस अपना रेडी होके शूट करना है। बट इस वीडियोस में अगर आप बात करोगे तो हम अपना दिमाग लगा सकते हैं, क्रिएटिव जो हमारा एंगल है उसको ला सकते हैं बाहर, और हम अपने आप को खुद को समझ सकते हैं कि हम किस में बेस्ट हैं और हमारे अंदर और क्या क्या टैलेंट है वो निकल के आता है इस चीज़ में, क्योंकि हम खुद का दिमाग चला रहे हैं, हम इतनी चीज़ें एक साथ सोच रहे हैं, तो हम अपने आप में ही आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ में कि हम ये भी कर सकते हैं, अरे हम तो ये भी कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई ट्रेंड चल रहा है, अगर मैं उसको देख के ये हो गई कि वाह कितना अच्छा है, मुझे भी करना है, फिर मुझे ऐसा लगेगा शिट आई थिंक मैं नहीं कर सकती ये, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगी, बट फिर मैं सोचती हूँ चलो ट्राई करते हैं। तो मैंने अगर वो ट्राई किया और मेरा और अच्छा हुआ उससे, तो मुझे वो चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा ना, अरे ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे अगर देख के लग रहा है कि नहीं बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, करने के बाद आपको पता चलता है और रिजल्ट तुरंत नहीं आता है।
आप करोगे फेल होगे, करोगे फेल होगे। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं कि अभी जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, स्टार्टिंग में भी मैं ऐसे ही बनाती थी। तब अलग ट्रेंड था, तब लिपसिंग बहुत था, तब शायरी ये सब तो मेरे से ही ज़्यादा आई है, पर तब लिपसिंग, डांस, गाने ये सब तब बहुत था, तो तब उस पर ज़्यादा फोकस देते थे। अब पूरा कंटेंट ही चेंज हो गया है। अब लिपसिंग, डांस और ये सब तो है, बट उसके साथ भी आप अपना क्रिएटिव कुछ अलग करो, अलग करके दिखाओ, तो वो भी चालू रहता है। तो आई थिंक उस चीज़ में हम बेटर होते रहते हैं दिन पे दिन, क्योंकि हम खुद का सब कुछ कर रहे हैं। मैं शूट करती हूँ, मैं खुद से लाइट करती हूँ, मैं खुद से मेरा बैकग्राउंड देखती हूँ, मैं खुद से क्या बोलना है वो देखती हूँ, मैं खुद से एडिटिंग करती हूँ। मतलब मेरा जो वीडियोस होती है 100% मैं खुद करती हूँ। मेरा कोई एडिटर नहीं है, मेरा कोई शूट करने वाला नहीं है। मैं अभी तक मैं खुद से करती हूँ। मेरा 100% हर एक वीडियो, हर एक चीज़ मैं खुद से करती हूँ। इतने सारे कंटेंट आपने बनाए, कभी मम्मी की तरफ से कोई आइडिया मिला है कि हाँ, ये बना? क्या था वो, और उसमें आपको मतलब काफी अच्छे व्यूज मिल गए हो? वैसे पूछोगे तो मुझे याद नहीं क्या था, पर काफ़ी ऐसी वीडियोस है जो मम्मी अगर टिकटॉक देख रही है, इंस्टा रील्स देख रही थी, पहले की बात करूँ, तो वो बोलती थी देखो ये ट्रेंड चल रहा है, तुम भी ये ट्राई करो, अच्छा बनाओगी ये वो। तो मैं बोलती थी अरे मम्मा अभी नहीं ना, अभी मैंने ये बनाया, ये फिर देखती हूँ मैं बनाती हूँ कि नहीं, बट फिर मैं बना लेती थी, तो फिर मम्मी को पसंद आ जाता था। और फिर वो वीडियो इतनी ज़्यादा 9-10 मिलियन या 11 मिलियन चली जाती थी, तो मम्मी बोलती देखो जो मैं बोलती हूँ ना सुना करो, इसलिए मम्मी जो बोलती है उनकी बात सुना करो, ऐसे बोलती थी वो। कभी कुछ ऐसा किया अरिश्वा आपने कि मतलब मम्मी ने आपको बोला ये चीज़ करना है? क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता है ना, मेरी मम्मी मुझे जो चीज़ बोलती है ना वो मैं नहीं करती, उसका अपोजिट करके। हाँ, सब बच्चे वैसे, लेकिन उसके बाद जो पछतावा होता है ना, मतलब वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का रिग्रेट होता है कि मतलब हम वो वापस सही भी नहीं कर सकते वो चीज़ें। अभी की बात ले लो, बाल कटवा लिए मैंने इतने थे, अभी की बात ले लो, इतना मना करी मत करवा, लंबे बाल ही अच्छे दिखते हैं। मैं बोल नहीं, मुझे छोटे बाल चाहिए। अब तो काफ़ी 3 महीने में इतने लंबे हो गए, इतने हो गए थे, इतने छोटे करवा लिए थे। करवाने के बाद तो मस्त दिख रहे हैं एकदम, उन्होंने अच्छे से स्टाइल कर दिया, एकदम अच्छे दिख रहे हैं। दूसरे दिन, तीसरे दिन जब धोए, लो बैंड बज गई ये क्या हो गया, इतने खराब दिख रहे हैं। फिर वो क्या मैं ब्लीच मैंने बहुत पहले करवाया था और इस बार मैंने करवा लिया। मम्मी मना रही ब्लीच नहीं करना है, बाल डैमेज हो गए। सुनना ही नहीं है, माँ की बात कौन सुनता है भला, सुनना ही नहीं है, करवा लिया। और फिर देखो अभी भी थोड़े डैमेज है मेरे बाल, बट अभी स्लो बड़े होंगे तो मैं कट करती रहूँगी और कलर करती रहूँगी। अब क्या ही कर सकते हैं, अब बड़े होने का ही वेट है, तो उस चीज़ में मैं अभी भी रिग्रेट करती हूँ कि नहीं कट। अभी आज ही घर पे बात हुई, वो बोली, वही मेरे बाल आज उन्होंने किए, तो उन्होंने बोला कि अब देखो अब नहीं कटवा लेना। मैंने बोला हाँ मैं खुद पछता रही हूँ, नहीं कटवाऊंगी। कभी मम्मी हाथ से मार पड़ी है आपको, याद होगा? बचपन में बहुत पड़ी है, अभी नहीं, इतने साल नहीं, 9-10 साल से तो नहीं, पर बचपन में तो पड़ी अच्छी खासी मतलब बहुत जोर से नहीं, बेल्ट वेल्ट नहीं, मतलब हाथ से पड़ी है। वो भी मेरी बहन की वजह से, मैं बताऊँ तो हम लोग इतने मस्ती करते हैं, वो हमेशा से ना वो डरती नहीं है, वो बहुत ही है। और मैं ना बहुत ऐसे हर चीज़ों से डरती हूँ, ज़्यादा लाउड बात करोगे, चिल्लाओगे मेरे आगे मेरे सामने, मैं रोने लग जाती हूँ। तो वो चीज़ में ना बहुत ऐसा एग्रेसिव है। तो एक बार एक स्टोरी बताती हूँ। एक बार क्या हुआ था, मामा हमारा ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए थे, तो 2 लाए थे, ठीक है, सेम डिज़ाइन था, सब सेम था, बस एक ब्लू था एक पिंक था। और मैं बचपन में कैसी हूँ, वो बच्चे होते हैं ना, आप लोग रिलेट कर पाओगे, जो चुप्पे होते हैं। तो मैं ना बहुत चुप्पी थी कि मतलब मुझे ना इसका दिख के आता है, मेरा दिख के नहीं आता था कुछ। मतलब वो जो कर रही है ना, लोगों को दिख रहा है, हाँ ये मार रही है दिख रहा है, ये चिल्ला रही है दिख रहा है, मैं क्या कर रही हूँ नहीं दिख रहा। तो अगर वो मुझे चिल्लाए या मारे तो मैं भी इसको चिमटी ले लेती थी, तो मेरा तो किसी को नहीं दिख रहा, मैं तो एकदम साइड, मैं तो एकदम सीधी, मैं एकदम मस्त। तो ज्योमेट्री बॉक्स आया, लड़ाई हो गई, मुझे पिंक चाहिए, नहीं वो मुझे पिंक चाहिए, मुझे पिंक चाहिए, मैंने पहले छुआ, मेरा पिंक हुआ, वो बोले नहीं मैं बड़ी हूँ मेरा पिंक हुआ। तो वो चीज़ में लड़ाई हुई, उसने मुझे मार दिया एक पीठ पर, मैं रोने लगी, मैंने उसको धक्का दे दिया, वो और चिढ़ गई कि मैं बड़ी हूँ, मुझे धक्का कैसे दिया इसने। फिर उसने एक लगा दिया मुझे, फिर मैं रोने लगी। और तो ऐसे मारपीट बहुत हुई, फिर अलग ही लेवल की हुई, आप पूछो मत। उसके बाद आई थिंक नाना आए थे उस वक्त, नाना
वो चिल्लाने लगे, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग, शांति से नहीं हो। तो मैंने उनको रीज़न बताया कि देखो मुझे पिंक चाहिए, वो पिंक ले रही है, मुझे चाहिए ये वो। तो वो बोले अच्छा ठीक है, मतलब बड़ों को ही समझा देते हैं ना कि तुम बड़ी हो, समझो थोड़ा, तो बच्चों को चीज़ें मिल जाती है, छोटों वालों को। तो वैसे ही होता था, मुझे चीज़ें मिल जाती थी, वो बड़ी बड़ी उसको बोल के उसका, पर वो चिढ़ना रहती थी, अरे मुझे कैसे नहीं मिला, उसको कैसे मिला। तो वो लड़ाई छोटे ऐसे नोक-झोंक तो चलती रहती थी बचपन से, तो उससे भी मैंने बहुत मार खाई है। तो मैंने भी उसको बहुत मारा है। अब जब बातें होती है तो याद आता है कि नहीं कुछ, क्योंकि कभी कभी पहले की चीजें भी टॉन्ट मारने में हम कभी छोड़ते नहीं टॉन्ट है। नहीं मारती वो, पर वो बताती है देखो बचपन में कितनी चुप्पी थी ये, बचपन में देखो कैसी थी ये, अपने में ही मतलब छुप छुप के सब करती थी, और मेरा दिख के आता था, इसका दिख के नहीं आता था, इसलिए सब लोग मुझे गलत समझते थे, इसको अच्छा समझते थे। ऑल्सो अरिश्वा, जब इंडस्ट्री में जैसे आपने इतना काम किया था, इतने 2-3 जितने शोज भी किए आपने, 2-3 नहीं किए मैंने। जितने भी शोज आपने किए यहाँ पे, मतलब मैंने आपको एग्जांपल दिया, जितने भी आपने शोज किए, कहा जाता है ना इंडस्ट्री की जो फ्रेंडशिप होती है वो शो तक ही लिमिट होती है। तो आपकी लाइफ में क्या अभी तक जितने लोगों के साथ आपने काम किया वो को स्टार्स आज भी आपके साथ हैं, मतलब कांटेक्ट में, या फिर कांटेक्ट खत्म कर दिया नहीं आपने? कोई भी नहीं है, मैं सच बोलूं ऐसा कुछ नहीं है, पर ज़्यादातर सबके साथ ही ऐसा होता है, हम शूट करते हैं और अगर शो ख़त्म हुआ या जो भी हुआ उसके बाद भी 1 आध महीना ही लोग कांटेक्ट में रह पाते हैं, फिर अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अलग शोज़ करते हैं, तो टाइम नहीं होता है, फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो सब अपने अपने लाइफ में करते रहते हैं, तो उस वजह से लोग नहीं कर पाते हैं, किसी को नहीं करना होता है, तो वैसे ही होता है। बट अभी तक तो कोई नहीं है जो शो का मैं जिसके साथ कांटेक्ट में हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। सो मम्मी की लाइफ से आपने क्या इंस्पिरेशन लिया है? उनके लाइफ में इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ें आई हैं, इतना सब हुआ है आज तक, जो कि आधी तो चीज़ें वो मुझे बताती नहीं, क्योंकि मैं रोने लग जाऊंगी या फिर मुझे ऐसा बुरा लगेगा कि मम्मी ने कितना कुछ गो थ्रू किया है बचपन से हमारे लिए, मेरे लिए। उन्होंने बहुत मेहनत की है। मैं अगर मेरी मेहनत बताऊं तो कुछ नहीं उनके सामने। उन्होंने इतनी मेहनत की है क्योंकि वो अकेली, उन्होंने सब कुछ अकेले हैंडल किया। अब हम क्या, हमें 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 बैठे बैठे मिल रहा है, हमें सब कुछ बैठे मिल रहा है, हमें खाना बैठ बैठ के मिल रहा है, हमें घर की सफाई नहीं करनी पड़ी, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सब मम्मी कर रही है, राइट, सब मेड कर रही है, मम्मी कर रही है। उन्होंने खुद से किया है, उन्होंने घर का काम भी किया है, साथ में उन्होंने बाहर का काम भी किया है, उन्होंने स्टंट्स भी किए, वो थक के आ रही है पर आके उन्हें खाना बनाना पड़ रहा है, अकेली है तो वो भूखी सो जा रही है। मतलब उन्होंने बहुत गो थ्रू किया है, मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतनी स्टोरीज है बताने के लिए। पर मैंने उनसे ये सीखा है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, और उन्होंने कभी खुद पर भरोसा जो होता है ना वो उन्होंने कभी ऐसे ख़त्म नहीं किया। और मुझ पर जब से मैं आई हूँ वो मुझे बेस्ट बोलती है हमेशा से। उनके लिए मैं बेस्ट हूँ, उनके लिए मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, उनके लिए मुझसे बेहतर कोई नहीं है। तो वो हमेशा से मुझे मोटिवेट करते आ रही है, तुम जो कर रही हो बेस्ट है, तुमसे आगे, तुमसे बेटर, तुमसे बेस्ट कोई नहीं है, तुम जो कर रही हो मुझे सब पसंद है और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो उन्होंने, मतलब मैं कैसे बता भी नहीं सकती, मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि उन्होंने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है आज तक। इतना किया है ना, मैं कभी वो वापस उनको रिटर्न में दे सकती हूँ, ना मैं कभी थैंक यू बोल के वो चीज़ पूरी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती ऐसा कि मैं उनको मैं बस ग्रेटफुल हो सकती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी प्यारी माँ दी और इतना सब उन्होंने मेरे लिए किया। हर माँ अपने बच्चों के लिए करती है, सो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बहुत। ऑल्सो अरिश्वा, मैंने अक्सर ही देखा है, मतलब हमने सुना भी है कि हर इंसान दुनिया में जो है उसका कोई ना कोई एक ऐसा दोस्त ज़रूर होता है जो उसे धोखा ज़रूर देता है। अरिश्वा की लाइफ में कोई ऐसा दोस्त था? नहीं, मेरे लाइफ में ऐसा कोई दोस्त नहीं है, ना था। या कोई आपकी बेस्ट फ्रेंड रही होगी जिसके ऊपर आप बहुत भरोसा कर रही होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि चेहरे पे लोग मुस्कुराते ही रहते लेकिन पीठ पीछे इतनी खुश नहीं होती आपकी दोस्त आपके लिए। मैं सच बताऊं, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं बने हैं बचपन से लेके अब तक। मतलब होता है ना लोगों के ऐसे ग्रुप्स बनते हैं, या फिर कोई तो एक बेस्ट फ्रेंड तो होता ही है। मेरा आज तक नहीं रहा है, बचपन से लेके आज तक मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा है जिसके साथ मैं सब शेयर कर पाऊँ या हम बाहर जा पाए। ऐसा कुछ कभी हुआ नहीं। हुआ है
पर वो टिका नहीं है। टिका मतलब मेरे साइड से वो बेस्ट फ्रेंड है मेरी, पर उसके साइड से नहीं है, तो फिर मैं नहीं बोलूँगी उसको बेस्ट फ्रेंड और बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी हूँ ना वैसे सब है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने दोस्त बना रही हूँ वो सब मेरे जैसे हैं और सब अच्छे हैं, पर उनके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता होता, राइट। मैं तो मेरे लिए एकदम सच्ची हूँ कि मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है और यही सब कुछ है, पर फिर उनको नया कोई दोस्त मिल गया तो फिर उनकी फ्रेंडशिप चेंज हो गई। तो वैसा तो वो बचपन से ही होता आ रहा है, पर ऐसा कोई मेरा कभी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर नहीं बना है, और ना कभी ऐसे ग्रुप बना है, जो कि मैं बचपन से विश करती आ रही कि मेरा भी काश है कि ऐसा कोई फ्रेंड्स का ग्रुप होता है क्या, तो अभी तक तो ऐसा कोई नहीं हुआ है। मतलब आपके नज़र में फ्रेंडशिप है क्या? कैसे एक होता है ना, एक सोच भी होती है कि यार अगर मेरी फ्रेंडशिप होती, मेरी अगर होती तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसी मैं हूँ ना वो सामने वाली भी वैसी ही रहे, एकदम अनफिल्टर। एकदम अनफिल्टर, एकदम रॉ। मैं सब शेयर कर रही हूँ, वो भी मुझसे सब शेयर करे। मैं उसके लिए खुश हूँ, वो भी मेरे लिए खुश हो। मैं उसको सपोर्ट कर रही हूँ, वो भी मुझे सपोर्ट करे। मतलब जो मैं उसको हर एक चीज़ दे रही हूँ वो भी मुझे हर एक चीज़ दे। ऐसे नहीं कि मैं उसको 100% दे रही हूँ, वो मुझे अपना 50% दे रही है। मैं उसको सब शेयर कर रही हूँ, वो मुझसे हाइड कर रही है। वैसा नहीं होना चाहिए, तो फिर वो मतलब नहीं है वैसी फ्रेंडशिप से। एकदम आप पूरे साफ रहो दोस्ती में। और मैं ऐसी हूँ कि अगर मैंने किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया तो मैं उसके लिए लड़ लूँगी किसी से भी, क्योंकि वो मेरी दोस्त है। Right. मैं लड़ लूँगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं आज तक। कोई बनी नहीं है तो मैं लड़ूंगी कहाँ से? मैं लड़ी नहीं कभी किसी के लिए। तो आज तक आप लड़ी नहीं है किसी के लिए? मैं लड़ी नहीं हूँ, क्योंकि बनी नहीं ना। ऑल्सो आपका पेट्स के लिए बहुत प्यार देखा है, तो वो ये है ना मेरे बेस्ट फ्रेंड। आपने पूछा ही नहीं पहले, मैं तो हमेशा बोलती हूँ वही है मेरे बेस्ट फ्रेंड। तो ये बचपन से ही था कि ये अब ऐसा शुरू हुआ है कि मतलब मुझे, क्योंकि कैट्स के लिए आपका जो प्यार देखा है मैंने, वो एकदम एक्सट्रीम लेवल, मतलब बेस्ट फ्रेंड आपकी वही है, मेरे नज़र में तो वही है। नहीं, हम लोगों को बचपन से प्यार बहुत है एनिमल से, क्योंकि हमारे बताया मैंने आपको दिल्ली में घर था, मेरी मम्मी भी वहाँ पे थी। तो एक बार क्या हुआ था, छत पर ना कैट थी और वहाँ पे पूरा टावर और इतने सारे वायर्स थे, तो वहाँ पे करंट आ रहा था। तो वहाँ पे एक चिड़िया बैठी थी, तो वो बिल्ली छत पे बैठी थी, तो उसको पकड़ने के लिए उसने जंप मारा, तो वो तो उड़ गई, वो उस पे चिपक गई, तो उसके हाथ पूरे जल गए। मतलब चिपकने के बाद वो गिर गई, उसके हाथ जल गए, उसका कान कट गया। कटा नहीं था उस टाइम, जल गया था, सिर्फ एक कान जल गया था। तो उसके बाद मेरे मामा जा रहे थे काम से, तो उन्होंने देखा, जस्ट उनके सामने ही गिरी। उन्होंने जल्दी से सबको बुलाया, सब लोग आए, तो वो लोग पानी डालने वाले थे, तो उस टाइम पानी नहीं डाला जाता है, उस टाइम ना बहुत ऐसे रब किया जाता है और ऐसे सब होता है। तो मेरी मम्मी आई थी, वो लोग पानी डाले, मम्मी ने जल्दी से स्टॉप किया, क्योंकि मम्मी को बचपन से एनिमल्स का बहुत ये प्यार है और बहुत उनका ख्याल रखते हैं वो। तो उन्होंने बहुत उसको रब किया, फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 दिन उसका बहुत ख्याल रखा, उसको दवाइयाँ लगाई, वो जो भी उन्होंने डॉक्टर ने दी होगी सब किया, वो ठीक हो गई, वो एकदम मस्त एकदम हो गई। पर बस उसके हाथ जले थे, जो कि दवाई से वो थोड़े टाइम में ठीक हो जाते। तो उसके बाद कुछ 1 हफ्ते के बाद मेरी नानी झाड़ू दे रहे थे, तो बेड के नीचे से एक कान निकला और हम लोग सोच रहे थे शेट, वो बिल्ली का वो जल गया था, पर वो कान उसका पूरा निकल गया। तो वो मेरी एक पहली बिल्ली थी, जो वो होता है ना एक सबसे यादगार बिल्ली। वैसे तो बहुत बिल्लियां पाल रही है, पर वो यादगार है, क्योंकि सब लोग उसको फिर कान कटी बिल्ली चिढ़ाने लगे। कान कटी बिल्ली, उसका नाम कुछ नहीं, कान कटी, जहाँ से वो गुजरे देखो कान कटी बिल्ली जा रही है, तो उसका फन बनाने लगे लोग, क्योंकि उसका कान ही नहीं था। तो वो इसलिए वो मुझे अभी तक वो बिल्ली याद है। तो बचपन से मेरी मम्मी को मतलब बहुत शौक है जानवर का, ऐसे नहीं सिर्फ बिल्ली, डॉग हो गया, बकरी हो गई, कोई भी उनको कोई जानवर मिल जाए, बीमार मिल जाए, खराब मिल जाए। अभी की बात ले लो, अभी 2 दिन पहले, आज तीसरा दिन है, 2 दिन पहले एक 1.5 महीने की बिल्ली उठा के लाया वो घर पर। वो इतनी कमज़ोर है, वो हाईवे पे कोई उड़ा के चला गया, कोई इनको पहुंचा के गया, क्योंकि वो हाईवे पे कुछ तो मिल गया था। तो वो पूरी बीमार है एकदम,
बीमार के साथ साथ वो उसमें ज़रा एनर्जी नहीं है, तो वो 3 दिन से उसका ख्याल रख रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, पानी खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। वो डॉक्टर के पास लेके गए कल सुबह, उसका बॉटल चढ़ाया, इंजेक्शन लगाया, तो अब वो बेटर है। आज वो खाना भी खा रही है, वो सब कर रही है। तो ऐसा नहीं है पहली बार, मेरी मम्मी 200-300 बिल्लियाँ ला के ठीक करके छोड़ चुके हैं, और जो हमारे घर है उनको रख भी चुके हैं। जैसे मिम्मी है, उसको भी उठा के लाए थे। मोगली को गाड़ी वाला चला गया था, वो कैसा होता है मुझे तो समझ भी नहीं आता क्यों ये लोग करते हैं। अगर गलती से हुआ तो समझ में आता है, डॉक्टर के पास लेके चले जाओ, वो लोग उड़ा के चले जाते हैं। फिर मम्मी को कॉल करके ये वाली कैट भी दी, तो अभी ये ठीक हो जाएगी तो फिर हम कोई फैमिली देखेंगे उसको अडॉप्ट करने के लिए। पर उनका तो देने का ही मन नहीं करता, जो आई मतलब रख लो। पर फिर बहुत बिल्लियाँ हो गई ना, अभी ऑलरेडी 10 है। एक और इससे पहले भी एक और बिल्ली आई जिसका नाम लियो है, तो वो भी एक पर्शियन कैट है। तो ऐसे कर करके तो ऐसे तो मैं 50 बिल्लियाँ हो जाएगी, एनजीओ बन जाएगा घर में। ऑलरेडी अभी 11 बिल्लियाँ हो गई है। अरिश्मा को एक नया घर लेना पड़ेगा बिल्लियों के लिए। मतलब मेरी मम्मी को इतना प्यार है ना बिल्लियों से या डॉग से। डॉग तो चलो रख नहीं पाते, मेरे पास था शैडो, रख नहीं पाते, नमाज पढ़नी होती है। बाकी सब उनको एलर्जी भी है डॉग्स के हेयर से, इसलिए भी नहीं रख सकते। बट उनको बहुत, वो एकदम पागल है जानवरों के पीछे। मतलब मैं कुछ नहीं हूँ उनके आगे, वो इतनी है, वो इतना प्यार करती है। उनका कितने से कितना इंपॉर्टेंट काम रहेगा वो छोड़ के, अगर किसी ने कॉल किया उनको कि ऐसा सब हुआ है, आप आ जाओ हेल्प करने, ये वो, तो अपना इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम छोड़ के वो उसके पास जाएंगी। उनको इतना क्रेज है, इतना प्यार है जानवरों से। ऑल्सो अरिश्मा, इन दिनों ना एक्टर वर्सेस इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडस्ट्री में। तो आप तो वो एक्टिंग की जर्नी पूरी करके फिर आप इन्फ्लुएंसर के जोन में आई। आप क्या फ़र्क देखती हैं? क्या एक्टर और इन्फ्लुएंसर्स के बीच में कुछ आपको दिखता है फ़र्क? ऐसे कुछ फ़र्क, काम का फ़र्क बोलोगे तो ऑफकोर्स बहुत सारा है, क्यों बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत है। मैं अगर बताऊंगी, क्योंकि ये अपनी मर्ज़ी से, आप जब उठो सो के, आप तैयार होके वीडियो बना लो, जब आपको तबीयत ख़राब है आप छुट्टी ले लो, आपने ये काम करो, उसमें आपको काम करना ही है। आप बीमार हो, आप कुछ भी हो, आपका सर दुख रहा है, आपको काम करना ही है। अगर आप बहुत बीमार हो तो फिर छुट्टी होता है, वरना नहीं। उस चीज़ में तो ऑफकोर्स बहुत फ़र्क है, बट बाकी काम का भी बहुत फ़र्क है। स्क्रिप्ट हो गया, अपने में स्क्रिप्ट नहीं है, अगर हम ऐसा कोई कंटेंट शूट करें जिसमें डायलॉग्स है और सब है, तो फिर उसमें स्क्रिप्ट आता है। बाकी शूटिंग का अगर देखा जाए तो वो भी पूरा अलग ही लेवल का हो जाता है, लाइट्स, कैमरास और सब अलग। तो वैसे तो बहुत बहुत फ़र्क है, मुझे तो लगता है कि बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई शो फॉलो कर रहे हो आप? मैं कोरियन ड्रामास बहुत देखती हूँ। मैं इंडियन शोज इतने नहीं देखती, मैं कोरियन ड्रामास बहुत देखती हूँ। मुझे उनका इतना क्रेज़ है ना कि मैं पूरे दिन वही देखती रहती हूँ। और कोई रियलिटी शो अपना, जो हिंदी रियलिटी शो इतने सारे हैं, खतरों के खिलाड़ी देख रही हूँ मैं फिलहाल मम्मी के साथ। तो यानी अरिश्मा जा सकती है गाइस खतरों के खिलाड़ी में। अगर मेकर्स देख रहे हैं तो प्लीज। मैं मम्मी को बोल रही हूँ, वो इतना डरते हैं ना मेरे लिए, वो मना नहीं कर रहे पर वो डरते हैं कि ये ना बहुत नाजुक से पली है हमेशा से, ये कैसे कर पाएगी, ये कभी घर से अकेली गई नहीं है बाहर, कुछ किया नहीं है। तो मतलब ये ऊंचाई से, पानी से, उधर एनिमल्स है, सब है। आपको किससे डर लगता है? मुझे ऊंचाई से। बताना नहीं है अरिश्मा, क्योंकि आपको जाना है खतरों में। वो लोग पूछते हैं आई थिंक पहले, अरे अब तो मैंने बता दिया, कट कर देना। नहीं, बट अगर आप जाओगे तो मतलब जोक्स अपार्ट, अगर आप जाते भी हो तो मतलब क्या वो चीज़ होगी जिससे आपको डर लगेगा? एंड कभी आपको अप्रोच किया गया है खतरों के लिए? हाँ, एक बार किया है, तब मुझे याद नहीं है, मम्मी को पता होगा, बट तब नहीं किया था हमने, एक मम्मी ने बताया मुझे। पर अगर मैं ऐसे बोलूँ कि डर लगेगा मुझे, तो ऐसा कुछ मुझे खुद का डर ही नहीं पता है अभी, सच बोलूँ, क्योंकि मैं पानी में जाती हूँ वहाँ डर लगने लगता है, मैं फ्लाइट में बैठती हूँ वहाँ डर लगने लगता है। अब आग में तो मैं कभी गई नहीं हूँ तो पता नहीं। जानवरों के साथ मुझे डर नहीं लगता, बट अगर आप क्रोकोडाइल लाओगे, सांप लाओगे तो ऑफकोर्स डर लगेगा। तो मुझे मेरा खुद का डर ही नहीं पता है कि क्या है, वो तो वहाँ जाके पता चलता है लोगों को कि एक्चुअल में उनका डर क्या है, किस चीज़ से उनको सबसे ज़्यादा डर लगता है। और मैंने फियर फाइट्स किया था, तो मैं सांप के साथ मिल चुकी हूँ, मेरा दोस्त बन गया था तब वो। तो तभी भी वो मेरे ऊपर चल रहा था, फिर मैंने उसको मेरी गर्दन में भी रखा था, तो वो मेरा थोड़ा दोस्त बन गया था, पर वो दोस्त थोड़ी ना वहाँ होगा।
तो ऑफ कोर्स डर तो लगेगा ही, अब पता नहीं अब किस चीज़ से लगेगा, वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा अगर मैं जाऊँगी तो। खतरों का जितना भी मतलब आपने जो सीजन भी देखा होगा, मतलब कौन था वो एंड किसका गेम आपको पसंद आया था कि लगा कि हाँ भाई लड़की है या लड़का जो भी है, अगर लड़की है तो कैसे आप देख सकती हैं पिछले कुछ सीजन से ऐसी लड़कियां कंटेस्टेंट जा रही है कि मतलब एकदम धमाल मचा के आ रही है। रुबीना दिलीक, उनका मैं वो बहुत अच्छे से करती है, आई फील कि वो अपना बेस्ट देती है और फिर डरती नहीं है। उनका मैंने देखा था वो एक बर्फ़ वाला था, पूरा आइस गिर रहा था, उनका पूरा हाथ छिल गया था, तो वो चीज़ मैंने उनके साथ शो भी किया जिनियो जुजू, तो मैं उनको जानती भी हूँ, तो वो उन्होंने बहुत अच्छा किया था, मतलब वो जितने भी स्टंट्स कर रहे थे वो काफ़ी अच्छे थे, तो आई फील उन्होंने अच्छा किया। ऑल्सो अरिशा, अगर आप रुबीना के साथ काम किए हैं तो उन्हें कहा जाता है कि वो टाइम की बहुत पंचुअल है एंड बहुत डिसिप्लिन वाली है, मतलब कैसा मतलब आपने बॉन्ड शेयर किया था उनके साथ एंड क्या सीखा आपने उनसे स्पेशली? वो बहुत फन है, बहुत लविंग है। वो सेट पे ना वो पूरा टाइम गाना गाती रहती थी और लग जा गले बहुत गाती थी जितना मुझे याद है। और वो उनका डाइट होता था, वो हमेशा वो फॉलो करती थी अपना डाइट को, और वो हमेशा ना गुनगुनाती रहती थी सेट के बीच में जैसे उनको थोड़ा वक्त मिला। फिर वो फिटनेस पे बहुत ध्यान देती थी तब जितना मुझे याद है, बट वो बहुत स्वीट थी। हम बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे तब। मैं उनके रूम में भी जाती थी, हम लोग ऐसे मस्ती करते थे, बातें करते थे। फिर वो कुछ खाने के लिए लाती थी तो मुझे देती थी, खिलाती थी, तो मैं लाती थी तो देती थी, ऐसे सब होता रहता था। तो तब मैंने मेरी फर्स्ट कार ली थी, तो सेट पे ना मैं सबसे पहले जुजू भैया के पास गई थी कि देखो मैंने कार ली, वो इतना खुश हो गए थे मेरे लिए। मैं चाबी उनके पास लेके गई थी। फिर मैं जिनी दीदी के पास, जो कि रुबीना दिलीक, उनके पास, मैंने दोनों जिनी दीदी के साथ शूट किया है तो मुझे पता है दोनों का, बट इनको मैंने मेरा चाबी दिखाया था, देखो मैंने गाड़ी लिया, तो फिर वो बहुत हैप्पी थे मेरे लिए, मतलब बहुत खुश हो गए थे वो अभी। हाँ, मतलब बहुत बहुत अच्छा था। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया उन्होंने आपको कि आज तक याद हो? ऐसा मुझे याद नहीं है, अगर आप पूछो, मैं छोटी थी खुद, मुझे तब का मेमोरी उतना अच्छे से याद भी नहीं है, बट जितना मुझे पता है हम लोग बहुत अच्छे से मस्ती करते थे, बस बहुत फन था, अच्छा था। सो आगे क्या प्लान रखा है आपने अरिशा, मतलब कुछ करना है आपको, कुछ एक्सपेरिमेंट करना है या एक्टिंग में घुसना है, वेब सीरीज करना है, बड़े पर्दे पे धमाल मचाना है, क्या करना है अरिशा को? क्योंकि आपके जो फैंस हैं वो एकदम डेस्परेट है आपको ऑन स्क्रीन देखने के लिए। अगर आप आपके कमेंट सेक्शन भी अगर हमेशा गो थ्रू करती हैं तो ऐसा कुछ अच्छा वेब सीरीज़ होगा तो ऑफ कोर्स मैं ज़रूर करना पसंद करूँगी, बट रियलिटी शोज़ तो मुझे करना ही है। मूवीज़ अगर ऐसी कोई मिली जो हमें करनी है और हम कर सकते हैं और अच्छी होगी तो डेफिनेटली हम करेंगे, क्यों ना करें। बाकी सीरियल्स का तो अभी कुछ ऐसा है नहीं, बट ये जो जितना भी सोशली जितना है वो सब OTT और ये सब तो ज़रूर करना चाहूँगी। तो अरिशा, कभी आपको बिग बॉस के लिए अप्रोच किया गया है? हाँ, मम्मी ने मुझे बताया 2 बार किया गया है, बट मैं गई नहीं हूँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट आगे का लेट्स सी। अभी तक तो मैं नहीं जा रही हूँ। कोई सीजन ऐसे बिग बॉस का नाम लेते आपके आंखों के सामने आता है, ऐसा कोई सीजन का क्लिप या इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते वक्त आया हो जो आपके दिमाग में तब आया हो कि वो लड़ाई देखने के बाद कि यार ऐसा भी होता है? नहीं, रील्स तो बहुत आती है जब बिग बॉस चलता है, तो बहुत आती है, तो दिखता ही रहता है कुछ ना कुछ। कोई आपका नोन पर्सन जिसका आपने देखा होगा एकदम अलग अवतार? नहीं, मैंने फॉलो नहीं किया ना बिग बॉस, मैं बोलते रही हूँ आपको, मैंने देखा ही नहीं है बिग बॉस, तो मुझे पता ही नहीं है कि वहाँ क्या होता है, क्या करना है। मुझे ये पता है लड़ाइयाँ होती है, मस्ती होती है या फिर टास्क होते हैं, ये सब होता है, बट मैंने कभी पूरा फॉलो नहीं किया है कोई भी सीज़न। मैं छोटी थी तब मैं देखती थी, बट अब मुझे वो याद भी नहीं है, तो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं देख के आपको बता सकूँ कि सोच के कि हाँ ये वाला सीज़न मेरा फेवरेट है, ऐसा कुछ। कोई अगर ऐसी ख्वाहिश अरिशा की जो पूरी हो सके वो क्या होगी? मतलब एक होता है ना इंसान चुपके भी दुआ करता है किसी चीज़ के लिए, तो क्या है वो? मैं फ़िलहाल तो ये दुआ करती हूँ कि मेरी माँ की जो दुआएं हैं वो कबूल हो, वो एक ही दुआ मैं करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जो विश कर रहे हैं वो पूरी हो, तो मैं अगर विश करूँगी तो वो ही पूरी होगी ना। अगर जो मैं विश करती हूँ, मैं वो विश करती हूँ कि जो मेरी माँ दुआ कर रही है वो दुआ पूरी हो, तो मेरी सारी दुआ पूरी। सोशल मीडिया से कितने खुश हो अरिशा आप?
सोशल मीडिया तो मुझे बहुत पहले से ही बहुत पसंद है, सबको ही पता है मुझे। मतलब मैं उसकी बात करी, मतलब कई बार होता है ना कि दो तरफ की ऑडियंस होती है, एक आपको पसंद करती है, एक उसमें से कुछ आते उठ के जो आपको ट्रोल करने के पर्सपेक्टिव से आते, और जो अपने रियल आईडी से भी नहीं करते कमेंट, ऐसे आपके में भी गिने चुने जरूर आते होंगे। हाँ बहुत आते हैं। तो ऑफ कोर्स। उन चीज़ों से कैसे डील करते हैं आप? कभी आपको ट्रिक करती है वो चीज़ें? नहीं, पहले करती थी, पहले बहुत जल्दी बुरा मान जाती थी मैं। मुझे बोला या मम्मी को बोला या फैमिली में किसी को भी बोला तो बहुत जल्दी मैं चिढ़ जाती थी, अरे क्यों बोल रहे हैं, जब ऐसा नहीं है तो क्यों किसी के बारे में ऐसा कहना जब पता नहीं है। पर फिर एक टाइम आया कि मैं सीख गई कि कोई मतलब नहीं है बोलकर, कुछ नहीं मिलने वाला इग्नोर करने के अलावा, क्योंकि ये लोग है ही ऐसे, कुछ नहीं कर सकते। ये लोग बैठ के, इन लोगों के पास काम धंधा है नहीं, कुछ कमेंट्स करना है सबके पोस्ट पे जाके। ये लोग ज़्यादातर जो ये लोग करते हैं ना, जो लोग कमेंट्स करते हैं, वो लोग होते हैं जो खुद की लाइफ में कभी खुशी नहीं होते, जिनको सबकी लाइफ ख़राब करनी होती है ख़राब कमेंट्स करके, ताकि खुद तो सुकून में नहीं है, दूसरे भी सुकून में ना रहे। तो आई फील कि ये लोग वही लोग होते हैं, तो इनको भाव देके या इनका रिप्लाई करके कोई मतलब नहीं है, जस्ट इग्नोर। ऑल्सो आप किस टाइप की इंसान है, जब अगर आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है तो अरिश्वा की आवाज़ डबल होती है या फिर आंसू बहने लगते हैं? मैंने बताया ना आपको, मैं रोने लगती हूँ, मैं अब भी बहुत ऐसी हैं आप? इमोशनल हूँ और मेरे दिल पे बात बहुत जल्दी लग जाती है। अब भी ऐसी हैं आप? अभी भी ऐसी हूँ मैं बहुत ट्राई करती हूँ मैं एकदम गुस्से वाली बनूँ और फिर मैं थोड़ी स्ट्रांग बनूँ इस चीज़ में इमोशनली, और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं ऐसे बिहेव करूँ, बट वो मेरी आँखों मेरे मुंह पे दिख जाता है। अगर कोई मुझसे चिल्ला के बात करेगा, थोड़ा बहुत चिल्ला के बात करे तो मैं भी जवाब दे दूंगी, बट अगर वो बहुत चिल्ला के बात करेगा, मेरा मुंह ही नहीं खुलता, मैं रोने लग जाऊंगी, सीधा रोना, क्योंकि मेरे पास जवाब ही नहीं है ना। और मैं फिर जब गुस्सा वो रोना खत्म हो गया, उसके बाद इतने जवाब आते हैं ना मेरे मुंह पे, मैं बोलती शिट, तब क्यों नहीं बोला मैंने, तब मुझे बोलना चाहिए था, कितना मजा आता है। तब तो रो रहे थे, आंसू की टंकी भर गई थी। तो मेरे साथ वो बहुत ख़राब चीज़ है। मेरी मम्मी ऐसी नहीं, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग है इमोशनली मेंटली, मैं नहीं हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ, मुझे बहुत जल्दी चीज़ों का बुरा लग जाता है और मैं दिल पे बात बहुत जल्दी ले लेती हूँ। अगर कोई मेरा एकदम करीबी है और किसी दिन उठ के आके वो मुझे कोई भी रीज़न ले लो आप, चिल्ला दिया या बुरा बोल दिया या कुछ कर दिया, उसके बाद से वो मैं ख़त्म। तुम कौन मैं कौन, कुछ नहीं, मैं जवाब नहीं दूंगी पर मैं बात करना बंद कर दूंगी। मैं उस इंसान से फिर बात नहीं करूंगी, और अगर मैं करूंगी भी तो मेरा पहले जैसा बॉन्ड नहीं रहेगा, मैं बहुत बदल जाऊंगी फिर उस इंसान के साथ, क्योंकि मेरी सोच में वो इंसान अब बदल चुका है, जो पहले वो था अब वो नहीं है, तो मैं चेंज हो जाती हूँ। और वो दिख के आता है, मेरे बात करने के तरीके से। मैं जिस तरह चीज़ें पहले करती थी वैसे करना बंद कर देती हूँ, तो फिर वो दिख के आता है। अगर बड़े पर्दे पे किसी बॉलीवुड के एक्टर के साथ आपको डेब्यू करने का मौका मिलेगा तो कौन होगा वो, मतलब आपका फेवरेट कौन है? सलमान सर एंड शाहरुख सर, किसका नहीं, वो दोनों मेरे फेवरेट है। मतलब सलमान सर तो बचपन से सबको ही पता है, बोलने वाली बात भी नहीं है, मैं इतने इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ, इतने लोगों को बोल चुकी हूँ, वो तो मेरे फेवरेट है सबसे। मतलब होता है ना एक वो फैन हूँ मैं उनकी बचपन से। कभी मिले हो आप उनसे? हाँ, मैं 2 बार मिली हूँ। क्या था वो मोमेंट जब आप पहली बार मिले थे? मैं बहुत खुश थी और वो एक सपना था समझो, क्योंकि दिल्ली से मैं आई हूँ, मैंने फर्स्ट शो के मैं अवार्ड में चली गई और पहली बारी मैं सलमान सर से मतलब मैंने उनको देख लिया, बहुत बड़ी बात होती है वो, मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी। इतनी खुश हो गई, फ़ोटो तो खिंचवाने दिया नहीं उन लोगों ने क्योंकि गार्ड्स थे, मैं रो के गई। उधर पीछे वैनिटी था, उधर मम्मी ने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ छोटी बच्ची है उसको खिंचाने दो, कोई खिंचाने ही नहीं दिया फ़ोटो यार। वो फिर क्योंकि वो डांस उनका रिहर्सल था तो वो चले गए थे, नहीं खिंचाने दिया। मैं रो रही, फूट के रो रही, अरे सलमान सर अब वापस मिलेंगे कि नहीं, इतना रो रही। तो उसके बाद फिर चली गई, घर गई। फिर नेक्स्ट अवार्ड में जो मैं गई थी वहाँ पे वापस सर आ रहे थे, तो मुझे पहले से ही पता चल गया था इधर सलमान सर आ रहे हैं। सो वो आए ना, उनके गार्ड्स थोड़े देर से आ रहे थे तो वो पहले आए ना, तो मैं वहीं से ऐसे भाग गई और उनको तो बच्चे पसंद है, बहुत पसंद है। तो मैं बोली सलमान अंकल बोली, छोटी थी ना, सलमान अंकल आप मेरे साथ फ़ोटो लोगे प्लीज़।
तो बोले हाँ हाँ, तो फिर मैंने उनके साथ फ़ोटो लिया और मैं इतना खुश, मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, क्योंकि मेरा सपना था उनके साथ फ़ोटो लेना। यस, यानी आप बिग बॉस में जाते हो तो आपका बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि हर वीकेंड आपको सलमान सर देखने मिलेंगे एंड वो तब आप मिलोगे तब वो आपको सामने से पहचानेंगे भी कि हाँ मतलब ये बिग बॉस की पार्ट है। सो उसके लिए कितना एक्साइटेड हो अगर आप जाते हो तो? मुझे नहीं पता ना मैं जा रही हूँ कि नहीं, और But अभी तक ऐसा उनसे कुछ मिलने के लिए तो अर्शफा एक मूड बनाओगे अरे ना। जरूरी तो है ना उनसे बिग बॉस में ही मिला, वैसे भी तो मिल सकती हूँ ना मैं, बट जैसे भी डेली मैं मिलूँ- इंटरेक्शन करना, क्योंकि हाँ। आपको मालूम है आज के टाइम पे अगर सलमान सर से इतना इंटरेक्शन इतना इजी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो उनकी सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा टाइट हो गई है। सो जब तक आप या तो उनके साथ किसी प्रोजेक्ट में काम नहीं करो या तो आप बिग बॉस जैसे शो में जाओ तो वो इतनी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। सो इसके लिए लालच बढ़ेगी, मम्मी से बात करोगे या नहीं? ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस, फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिग बॉस के लिए नहीं बनी हूँ। आपको मैंने बताया मैं झगड़ों में हूँ नहीं, रो आप रोने पड़ती हूँ, लगोगे। मैं तो पहले हफ्ते ही निकल जाऊंगी बाहर। वो लोग बोले अरे किसको लेके आ गए, रोती रहती है सारा टाइम। तो आई फील कि मैं बनी नहीं उस चीज़ के लिए, अभी फिलहाल मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं होगा झेलने, मुझसे बातें नहीं सुननी होगी। मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत काम हूँ, मैं अच्छी हूँ तो मैं चाहती हूँ सामने वाला भी अच्छा रहे। मैं अच्छे से बात कर रही हूँ तो मैं उससे भी वही एक्सपेक्ट करती हूँ। कोई चिल्ला के बाद क्या रो पड़ूंगी फालतू में और बेइज्जती हो जाएगी मेरी तो अच्छा मैं जाऊँ ही नहीं तो फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मुझे जाना है उधर। एक आखिरी क्वेश्चन था आपसे अरिशा, आपके टाइम पे और भी इन्फ्लुएंसर्स थे जैसे जन्नत वगैरह जो है आज जिस मुकाम पे वो है, उनसे कभी कोई बात होती है आपकी? नहीं, फिलहाल तो मेरा किसी से कांटेक्ट नहीं है। जन्नत से भी नहीं? नहीं, बट जो सब अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, सब अच्छा कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच अरिशा। जल्दी आप किसी प्रोजेक्ट में आओ और वापस से हम आपसे ऐसे ही मुलाकात करेंगे और ऐसा ही एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू होगा। हाँ, बहुत लंबा चौड़ा हो गया 1 घंटा हो गया होगा बातें करते हुए, पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अरिशा एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही धमाल मचाते रहो। फिर जाते जाते मम्मी के लिए क्या कहना चाहोगे जिसने आपको इतना, कहते ना लाइफ के बहुत सारे लेसन एक साथ सिखाए हैं और बहुत सारी सीख दी है? थैंक यू मम्मा, अब तक आपने जो भी चीज़ें मुझे सिखाई और जहाँ पे भी हूँ मैं आज तक, वो आपकी वजह से हूँ। आई नो कुछ चीज़ें आप बोलते हो मैं नहीं करती हूँ, फिर रिग्रेट करती हूँ, उसके लिए सॉरी, बट थैंक यू। आपने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया और हमेशा मेरा ख्याल रखा और मुझे दुनिया की हर एक चीज़ दी, और मैं कभी वो रिटर्न नहीं कर सकती आपको। और मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरी मम्मा हो और मैं आपसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपकी लाइफ का कौन सा अचीवमेंट था सबसे बड़ा वाला कि मम्मी की आंख में आंसू थे, बस खाली हक करके रोए हो आप दोनों? ऐसा कुछ नहीं हुआ है आज तक, क्योंकि वो रोते हैं ना मेरे सामने, उतना नहीं रोए हैं वो। उनको रोना होता है ना वो पीठ पीछे रोते हैं। आपके अचीवमेंट के वक्त भी नहीं, वो उस टाइम बहुत खुश होते हैं, बट उन्हें फिर बाद में ऐसे वो फील होता है वो चीज़ कि क्या हुआ अभी, क्या इतनी बड़ी चीज़ है, तो वो अकेले में जाके रोएंगे। वो मेरे सामने नहीं रोते क्योंकि फिर मैं भी फूट फूट के रोने लगती हूँ, तो वो नहीं चाहते कि मैं भी रोऊं, तो वो अलग से जाके रोते हैं। बट अगर मैंने उनको देख लिया रोते हुए तो मैं भी रोने लगती हूँ, तो वैसे नहीं, पर मुझे उनकी आंखों से दिख जाता है कि वो मुझ पर प्राउड फील कर रहे हैं और वो खुश है। क्या मैसेज दोगे आपके फैंस के लिए एंड क्या रिक्वेस्ट करोगे आपके फैंस के लिए एंड क्या सरप्राइज दोगे जल्दी? सरप्राइज का तो पता नहीं, आगे जो भी होगा मैं बता देती हूँ, वो तो मेरे सोशल पे और सब जगह कि क्या आने वाला है क्या नहीं। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग जो भी काम कर रहे हो, किसी के बोलने पर स्टॉप मत करो, अपना बेस्ट दो, किसी का ओपिनियन मत लो। अच्छा है तो लो, बुरा है तो फिर इग्नोर करो, क्योंकि लोग बोलेंगे ना आपके बारे में कि ये मत करो वो मत करो, आप इसमें अच्छे नहीं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ये करना है और मैं इस चीज़ में आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ, तो आपको वो चीज़ करनी चाहिए और अपना बेस्ट देना चाहिए। मैं बस यही बोलूँगी, क्योंकि मेरी मम्मी, मैं हर इंटरव्यू में यही बोलती हूँ कि मेरी मम्मी ने सिखाया कि जो काम करो अपना बेस्ट दो, अपनी पूरी जी जान लगा लो, आगे जाके नहीं हुआ वो किस्मत है, और तुम्हें बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि तुमने नहीं किया अच्छे से या तुमसे नहीं हो पाया। अपना बेस्ट दो, सब करो, आगे जो होगा अल्लाह जाने, और अच्छा ही होगा जो भी होगा इंशाल्लाह। तो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ।